अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट अलीजे। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छा सा वीकेंड भी गुजार चुके हैं और अब जो है वो फ्रेश होके अपनी सुबह का आगाज भी कर चुके होंगे और अपने अपने वर्क इन्वायरमेंट में भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। व्यूवर्स, मुल्तान की गर्मी आप सब क्या पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। वैसे तो गर्मी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मौसम की जो सूरत हाल चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो जो शहरी हैं वो काफी हद तक सुकून में आ चुके हैं कि अब जो है वो मौसम काफी अच्छा हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही मौसम गर्मा आता है वैसे ही यहाँ मुल्तान के लोगों की तो बात ही और है, लेकिन इसी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद जो है ना वो मुल्तान में जो बैठे लोग हैं उनसे जुड़ जाती है। वो कैसे जुड़ती है? वो ऐसे के मुल्तान के आम बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तो यहाँ आपके पाकिस्तान में कहीं भी रिलेटिव्स होते हैं वो आपको पूरा साल राब्ता करें ना करें, लेकिन जैसे ही मौसम गर्मा आता है आपसे फौरन राब्ता करते हैं कि आम पहुंचाए जाएं। आम वैसे भी फलों का बादशाह है और आम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फाइबर है जिसके इंटेक से हम अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आम खाते हुए आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि अपने आप को गर्मी से बचाना है। साथ आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ आज हम आम फलों का जो कि बादशाह है उसके ऊपर भी बड़ी बात करेंगे और बहुत सारे और मौजूआत को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब, जो कि डायरेक्टर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान है और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रहमान शेख, जो कि रिपोर्टर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हैं मुबशर? ठीक है। अच्छा सर, अभी आम की बात कर रहे थे मुबशर साहब, तो आपकी यूनिवर्सिटी क्योंकि ऑब्वियसली साउथ पंजाब की लीडिंग टॉप बड़ी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो मुझे बताएं कि आम क्योंकि मौसम गर्मा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, तो उसकी काश्तकार के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बड़े टाइमली मैंगो का सीज़न चल रहा है और हम भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं इस सीज़न में, क्योंकि आप जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि मैंगो जो है फलों का बादशाह है, तो उस बादशाह को उतनी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है, अदरवाइज फिर मुल्तान का मैंगो जो है वो पॉपुलर नहीं होगा दुनिया में। तो हमारी यूनिवर्सिटी इसमें बहुत सारे एरियाज़ में काम कर रही है। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी हमने काम किया है। हमने नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ करवाई हैं फार्मर्स के लिए और इवन मार्केटिंग के लोगों के लिए भी, ताकि जो मैंगो की ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हमने वैल्यू एडिशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है इसकी, कि मैंगो से फर्दर कौन सी प्रोडक्ट बनाई जा सकती हैं, यानी जैसे आप जैम्स कहते हैं या आप ड्राइड मैंगो कहते हैं। अब ड्राइड मैंगो एक नया इंशाल्लाह। अच्छा सर, यही मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन यही मैं बात करने लगी थी कि आजकल पहले तो ड्राई फ्रूट्स थे, लेकिन अब ड्राई वेजिटेबल्स और यही ड्राइड फ्रूट्स का भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि लोग उसको हेल्दी भी समझते हैं और स्नैकिंग भी हो जाती है। जी बिल्कुल, देखें ड्राइड जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप तो सिर्फ सन ड्राइंग करेंगे उसमें तो फिर एफ्लाटॉक्सिन और ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे इसकी, उसमें सही एक इक्विपमेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे और इनकी प्रॉपर R&D करेंगे, तो फिर ये इक्वली गुड है फॉर दी हेल्थ और फिर आपको राउंड द ईयर आपको मिलेगा वो। ये नहीं है कि आप ये 3 महीने ही मैंगो इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पूरा साल आप मैंगो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंगो के शौकीन लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसे ही हम हर मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखें तो हर महीने आपको कोई ना कोई ऐसी टेक्निकल चीज किसी भी फील्ड से रिलेटेड मिल जाती है देखने को, जो कि आम इंसान के लिए बड़ी हैरानकुन होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि ये वैसे तो ड्राइड वेजिटेबल फ्रूट्स का एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें बहुत कम काम हुआ था, स्पेशली R&D के हवाले से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। तो हमने इसकी फुल फ्लेज लैब डेवलप की और इसका प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप किया। अब माशाल्लाह हमारे साथ इंडस्ट्री भी इंगेज है। इंडस्ट्री को हम जो है वो बनाकर दे रहे हैं प्रोडक्ट, इंडस्ट्री इसको एक्सपोर्ट भी कर रही है और लोकल मार्केट खैर अभी डेवलप हो रही है। लोकल अभी इतने उस लेवल पर नहीं है कि हम कह सकें कि हर जगह अवेलेबल है, लेकिन एक्सपोर्ट अब हमारा जो है वो ड्राइड मैंगो हो रहा है, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं
और फर्दर हम इसमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो है वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हर मैंगो जो है उसको ड्राई किया जा सके। कोई एक टाइप नहीं, एवरी टाइप ऑफ मैंगो को स्टोर किया जा सके। अच्छा सर, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में अभी मैंने जिक्र किया बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का, तो ये साउथ पंजाब का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है लीडिंग। तो उसके मकासद क्या है, वजह क्या थी बनने की, रीजन क्या थी, और अब जो उस पर काम हो रहा है वो किस स्पेस में हो रहा है? जी बिल्कुल, इसकी जो बुनियाद है प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली जो हमारे एक्स वाइस चांसलर थे उन्होंने रखी थी 2019 में। उनका विजन ये था कि इस यहाँ पर जो हमारे यंगस्टर्स आते हैं उनको बिजनेस की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है ना मोबिलाइज किया जाए, बजाय कि सब लोग जो हैं वो नौकरियों की तरफ जाएं। कुछ लोग ज़ाहिर कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस डेवलप करें, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि हाउ दे कैन डेवलप देयर बिजनेस, कि अपना बिजनेस कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दुनिया में हर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं और उसके मुताबिक वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। ऐसा ही है, जहाँ पर बच्चों को ऐसे बच्चे जो बिजनेस माइंडेड हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके लाया जाता है और वहाँ पर उनको पूरी कोचिंग दी जाती है कि बिजनेस क्या है और आपका जो आइडिया है उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिखाया भी जाता है और एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है जिसपे वो काम कर सकें। जी बिल्कुल। तो ये 6 मंथ कोचिंग प्रोग्राम हमारा होता है। इसमें हम बच्चे जो हैं पूरा एक बिजनेस मतलब एक आइडिया से लेकर फाइनल एंटरप्राइज डेवलपमेंट तक जाते हैं। तो सर इसमें पहले कोई स्पेसिफिक डिग्री होना जरूरी है? नहीं, या इंटरमीडिएट के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं? बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसके लिए डिग्री नहीं, आपके पास आइडिया होना जरूरी है। अच्छा, रॉ पर्सन जिसके पास बिजनेस आइडिया है दे कैन कम टू यू। यस एग्जैक्टली। हम अपने स्टूडेंट में भी प्रमोट करते हैं, हम अपनी फैकल्टी में भी प्रमोट करते हैं और जनरल कम्युनिटी में भी हम प्रमोट करते हैं। हमारे पास हर किस्म के बिजनेस आइडियाज हैं, लेकिन हम उनकी जो ग्रूमिंग है वो अंडर दी वन अम्ब्रेला करते हैं। हमारा 6 मंथ कोचिंग प्रोग्राम होता है। उसके बाद वो 6 मंथ में पता चल जाता है बच्चे को कि मैं इसमें ये डेवलप कर सकता हूँ कि या नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं उनको हम फिर आगे 2 इयर्स एक्सेलरेशन हमारा प्रोग्राम होता है। उसमें फिर फर्दर हम उनके कनेक्शंस डेवलप करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट उनके लिए अट्रैक्ट करते हैं, उनकी पिचिंग करवाते हैं कॉम्पिटिशन्स में जहां से वो अपने बिजनेस के लिए जो है वो फंड्स जनरेट कर सकें। तो यानी इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों, आपके पास आइडिया होना चाहिए, माइंड होना चाहिए। आपको प्लेटफॉर्म मिल गया एंड यू कैन ग्रो फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म लाइक एनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, चलें ये कह सकते हैं कि साउथ पंजाब ग्रो है। ओके, क्योंकि हर तरफ अगर हम देखें तो हमें रोज की डेली की बुनियाद पे हमें कोई ना कोई ऐसी खबर मिल रही होती है जिससे हम बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं, डिसहार्ट होते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट आवर कंट्री, दिस इज नॉट आवर सिटी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें ऐसी बात सुनने को मिलती है, कहीं ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है तो बड़ी खुशी होती है कि यस वी आर ग्रोइंग। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, हमारी जैसे एडमिशन कैंपेन अब शुरू हो गई है। एडमिशन हमने वहाँ पे भी बच्चों को हम बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो पैरेलल हम आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे डेवलप करते हैं, लाइक बिजनेसेस भी। ठीक है गौहर, आपकी तरफ आती है, मुझे बताएं आप ठीक है? लग नहीं रहे आप फ्रेश? बस वर्किंग के हवाले से, क्योंकि आजकल आपको पता है मूनसून चल रहा है तो बारिशें, लोग तो बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा एक टास्क भी होता है उसको रिपोर्ट करना, जो लोगों के मसाइल हैं। तो 2 दिन हो गया मुल्तान में बारिश हो रही है, लोग आपको एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे, पार्कों में भी जाते हुए देंगे, लेकिन हम उनके जो मसाइल हैं वो बता रहे होंगे इंतजामिया को भी कि यार आपने ये रोड भी क्लियर करना है और यहाँ पर बारिश हुई है, ये पानी भी निकालना है, ये वाला मसला भी है, इसको भी देखें ताकि लोग जो बाहर निकले हैं वो जरा कंफर्टेबल हो। अच्छा, यही बात मैं भी आपसे करने लगी थी कि मौसम जो है, एक तरफ देखा जाए तो मौसम बहुत अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनूबी पंजाब जो है वो सैलाब की जद में आ रहा है। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल अलीजे, ये आज की कहानी नहीं है, ये साल की कहानी है। हम अगर आज से 2 माह पहले जाएं तो हम ये देख रहे थे कि हम रिपोर्ट भी कर रहे थे वाटर शॉर्टेज का मामला, चाहे वो चोलिस्तान हो, चाहे वो हमारा डेरा गाजी खान हो, चाहे वो मुल्तान हो, हम उनके किसानों की बात भी कर रहे थे। लेकिन अब मूनसून शुरू हुआ है, थोड़ी सी बारिशें हुई हैं, लेकिन हम हर साल की तरह इस बार भी कोई प्लान नहीं दे सके जो हमारी इंतजामिया को देना चाहिए था, जो पंजाब की इंतजामिया को देना चाहिए। डेरा गाजी खान एक बड़ा डिवीजन भी है और जो 2 सूबों को कनेक्ट भी करता है, जोड़ता भी है और ऐसे संगम पे मौजूद है जहां से आप तीनों सूबों के लिए जा भी सकते हैं।
तो वहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त सैलाब जो है वो उसका सिलसिला शुरू हो गया है। जो नदी नाले हैं उनमें भी तुगयानी दिखाई देती है। जो प्लान बनाना था कि किस तरह से उस प्लान के तहत उस जो पानी था बारिशों का, जो पहाड़ों से आने वाला पानी था, उसको हम सेव कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, जो हमारे पास प्रॉपर प्लान ही नहीं दिया कोई गया। प्रॉपर उस तरह से प्लान हम काफी एक अरसा हो गया इसको हम डेवलप नहीं कर सके हैं। इसी वजह से जो वहाँ के जो मकीन है इस वक्त, जो देरा गाजी खान सिटी है उसकी अगर हालत आप देखें तो वहां पर भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। तो वहां पे लोगों की जिंदगी किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे होंगे? ऑब्वियसली आप काम पे छुट्टी नहीं ले सकते रोज, और ये ऐसा मामला है कि कुछ घंटों के लिए नहीं है। ये आपको अगर बारिश आ जाती है, पानी कहीं भी रुक जाता है तो वो 2 से 4 दिन 6 दिन रहता है, अगर मौसम की सूरत हाल वैसी ही रहती है। तो लोगों के लिए अपनी डेली लाइफ को फॉलो करना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल। आपको 2 चीजें मैं इसमें बताऊंगा कि एक है कि बारिश का पानी, एक है सैलाबी सूरत हाल। आप उसमें तो गुजर भी नहीं सकते क्योंकि वो रेले की सूरत में होती है। वो जिस जगह से वो रेला गुजरता है वो उसके अपने साथ बहा कर ले जाता है। वो तमाम, चाहे आपकी रिसोर्सेज हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका ऑफिस हो, साल लगा के अपने कारोबार बनाते हैं, उनको चलाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ हमारी इंतजामिया और कुछ लोगों की जो है वो गुमराही की वजह से और इग्नोरेंस की वजह से लोगों के कारोबार तक तबाह हो जाता है। बिल्कुल। अब इसके ऊपर जो है इंतजामिया को, खासतौर तौर पर जुनूबी पंजाब की इंतजामिया को अब इस पर बैठना होगा, इस पर बात करनी होगी। हम सिर्फ हर चीज जो है क्लाइमेट के ऊपर नहीं डाल सकते। जो क्लाइमेट के मामलात हैं, हमारा जो क्लाइमेट है वो टोटल डिस्टर्ब है, पूरी दुनिया का डिस्टर्ब है। आप कोई अनोखे नहीं है दुनिया में, हमारे साथ भारत भी ग्लोबल वार्मिंग और बाकी जो क्लाइमेट चेंज है वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रहा है। वो इंटरनेशनली देखा जाए तो पूरी दुनिया में इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। अगर इसके मुकाबले में अगर 2 माह की पहले की मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि हम वाटर शॉर्टेज के मामले के ऊपर बात कर रहे थे और हम इसके ऊपर हो रहे थे, मसाइल का भी सामना था, लेकिन अब इसको हम देख लें तो अब हम ये कह रहे हैं कि वो पानी आ गया है। तो हमने कोई प्लान ही नहीं डेवलप किया, प्लान ही नहीं बनाया कि हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और उसको अगले जो 6 से 8 माह के लिए यूजफुल बना सकते हैं, ताकि जो बारिशों का ये सिलसिला है, ये क्लाइमेट की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है। एकदम से बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, फिर एक गैप आता है कि बारिशें नहीं होती। तो हमें ये इसके ऊपर काम करना होगा, अर्जेंसी के ऊपर काम करना होगा। इंतजामिया है उसे भी बैठना होगा, हुकूमत को भी बैठना होगा, ताकि कोई ऐसा प्लान डेवलप किया जा सके कि इस तरह के मसाइल जो साल से हमें देखने में आ रहे हैं वो ना आए, थोड़ा सा उन पे काबू पा सकें। बड़े अहम टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। एक तो जो करंटली सिचुएशन चल रही है मौसम को लेके, उस सूरत हाल पे भी बात कर रहे थे। गोहर, आपसे यही मैं डिस्कस कर रही थी कि लोग सालों साल लगा देते हैं अपनी पैसे जोड़ जोड़ के एक दुकान बनाना, एक बिजनेस बनाना, फिर घर बनाना। आज के दौर में तो एक आम इंसान के लिए घर बनाना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। तो ये जो भी करंटली सिचुएशन चल रही है, इसमें जो पब्लिक का तो जो लॉस हो रहा है, अभी सर ने भी बात की कि जो गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है, वो भी एक बड़ा अहम मौजू है कि आप इतने फंड्स लगा के, इतना पैसा लगा के रोड्स बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह बर्बाद हो जाता है। तो आप किस तरह से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया है कि जो गवर्नमेंट का पैसा जो जाया हो रहा है, आप लोगों का फिर भी ना भी बचाएं यार, जो आपने खुद अपना लगाया उसको बचा लें, उसको लिए कुछ कर लें। जिस तरह से आपने एक निशानदेही की और ये बड़ी अहम निशानदेही आपने की है, मैं कहूँगा ये रोड्स के हवाले से। अगर जहाँ से सैलाबी पानी गुजर जाए तो वो रोड खत्म हो जाता है, और आपको अंदाजा है कि जुनूबी पंजाब में जो रोड्स बनते हैं वो कितने सालों बाद जाकर बनते हैं, और वो वादे कितने इलेक्शनों में किए जाते हैं, फिर जाकर वो वादे पूरे होने लगते हैं। तो ये देखना चाहिए हुकूमत को, इसके हवाले से प्लान करना चाहिए ताकि ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। हर साल हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सैलाब को रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम ज़लज़ले को रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी हम क्लाइमेट के मामलात को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर देर पा काम करने की ज़रूरत है। आपको प्लानिंग करनी होगी। आप दुनिया के सामने ये मसला ज़रूर लेके जा रहे हैं कि यार हमें क्लाइमेट फेस कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ती है तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो वो हद हो जाती है, तो बारिश होती है तो जैसे मसाइल आ जाते हैं। स्मोक जैसा हमने मुल्तान ने फेस किया। मुल्तान कभी नंबर 1 था, नंबर 2 था। कभी हम सुनते थे कि बीजिंग में हम ये नजर आती थी हमें, और हमारे हमसाया मुल्क भारत में हमें नजर आती थी। फिर लाहौर हुआ, लाहौर के बाद मुल्तान को उसने कवर किया, तो 2-3 महीने तो स्मोक ले जाती है। तो ये क्लाइमेट बड़ा सीरियस मामला है। फिर हम हेल्थ
को अगर देखें तो इससे हेल्थ किस कदर कनेक्टेड है। फिर हम कहते हैं जी हमारी यंग जनरेशन में ये मसाइल हैं, हमें खुराक उस तरह से नहीं मिल पाती, हमारे लिए क्लाइमेट इतना डेंजरस हो चुका है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड इस तरह से है। मैं क्योंकि हेल्थ को रिपोर्ट भी कर दूं, आपने हेल्थ की बात की है, मैं आपको बताऊंगा कि रोजाना की बुनियाद पर जो पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है निश्तर हॉस्पिटल, सिर्फ मैं उसका एक फिगर आपको बता देता हूँ। वहां पर रोजाना की बुनियाद पर जो गैस्ट्रो के जो मरीज हैं वो 200 से 300 मरीज लाए जा रहे हैं। ये गैस्ट्रो भी इसी से रिलेट करती है कि गर्मी शदीद पड़ रही है, लोग ख्याल नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, आगे से वो नाकिस निकलते हैं, वो नाकिस निकलते हैं तो गैस्ट्रो का शिकार होकर पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं और ये लोगों की सेहत से जुड़ी हुई हैं, तो इनके ऊपर काम होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है मुबश्शिर साहब, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मुल्की, उसमें हर साल मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाता है, तो उसका बेसिकली मकसद क्या है, क्यों करवाया जाता है? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक्चुअली मैंगो फेस्टिवल हमारी एक आउटरीच एक्टिविटी है जिसमें हम अपने फार्मर्स का जो फ्रूट है स्पेशली इस रीजन का वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। आपको पता है कि मुल्तान में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इस वक्त वैसे आम पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन के लिए मोर देन 200 वैरायटीज़ हैं मैंगो की, लेकिन हमें खाने के लिए यही 7-8 जो वैरायटीज़ हमें मिलती हैं। एक तो लोगों को बताना कि हमारा जो मैंगो एक इंडिजिनस फ्रूट है, इसकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। तो हम इसको फेस्टिवल को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में और इंटरनेशनली भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद फाइनली हम इसको मुल्तान में क्लोज करते हैं। अभी हमने इस्लामाबाद सेंटोरस में 1 हफ्ते का मैंगो फेस्टिवल किया है, उससे पहले हमने TDCP के साथ लाहौर में किया है, 25 को दोबारा लाहौर में हो रहा है डिसॉम क्लब कैंट में, और फाइनली 2 अगस्त को हम मुल्तान में ये क्लोज कर रहे हैं मैंगो फेस्टिवल, जिसमें तमाम ग्रोअर्स और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स जो मैंगो के साथ एसोसिएटेड हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ फेस्टिविटी होती है उसमें, यानी उसमें किड्स पार्टिसिपेट करते हैं, मैंगो डिश कंपटीशन होता है, मैंगो वॉक होती है, और क्वाली नाइट है, म्यूजिकल नाइट है, ये सारे इवेंट्स उसके साथ। कब से स्टार्ट, कब से हो रहा है? ये 2 अगस्त से है और बोस्टन रोड पे मार्की बनी है नई IR मार्की जो बड़ी फेमस है बीकन हाउस के बिल्कुल सामने। तो इस दफ़ा हम वहाँ करवा रहे हैं। पहले हम DHA के साथ करते थे, अब DHA भी इंडिपेंडेंटली करना शुरू हो गए हैं और बड़ी अच्छी बात है। जितने ज़्यादा फेस्टिवल होंगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, हमारी पब्लिक लर्निंग एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। जी, लर्निंग भी हो जाएगी और लोगों को एक्सपोजर होगा कि बेसिकली हम मुल्तान में किस किस्म का हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल है, क्यों हम इसे किंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता मुल्तानी मैंगो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो लोगों को पता होना चाहिए वो कौन सा मैंगो है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। सर, इस एक्टिविटी से क्या हमारे शहर की, हमारे कंट्री की जो मैंगो एक्सपोर्ट है उसमें कोई डिफरेंस आया है? जी, बहुत फ़र्क पड़ा है जी। हमारे एक तो नए एक्सपोर्टर आए हैं, ज़ाहिर है, जिनको हमने इन एग्जीबिशन के ज़रिए एक्सपोज किया टू द मार्केट, तो उनके रिलेशनशिप बने हैं एक्सपोर्टर्स के साथ और कुछ ग्रोअर्स ने खुद एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। फिर इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन में बहुत सारे एक्सपोर्टर ग्रोअर्स आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्राइड मैंगो जो है हमसे बहुत सारे इंडस्ट्री अब जो है वो ड्राइड करवा रही है, क्योंकि हमने ये एग्जीबिशन के ज़रिए प्रमोशन की है कि मैंगो से और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये एक एक्टिविटी लर्निंग भी है, एक फेस्टिविटी भी है और एक इंटरेक्शन भी है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, ताकि नए बिजनेसेस जो हैं वो जनरेट हो। तो सर, मैंगो ग्रोअर्स को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? मैंगो ग्रोअर्स एक नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने जब ऑर्चर्ड में बैठे हुए हैं, जब वो ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग और भी आए होते हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिससे वो नई इन्फॉर्मेशन को मिलती है कि हम अपने मैंगो को कैसे बेहतर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड। तो जब फार्मर को ये पता चल जाए कि मैंने कौन सा मैंगो किस मार्केट के लिए बनाना है, तो ऑटोमेटिकली उसका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाता है। सर, इससे ग्रोअर्स को भी फायदा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट को भी फायदा हो रहा है, तो जो फार्मर्स हैं उनको भी फायदा होगा ऑब्वियसली। या बिल्कुल ज़ाहिर है, फार्मर तो उसका मेन स्टेक होल्डर है ना। फार्मर अगर अच्छा मैंगो पैदा नहीं करेगा तो फिर मार्केट में वो कैसे बिकेगा। तो जो नए फार्मर, स्पेशली जो यंग जनरेशन आ रही है, अब नए यानी कि फार्मिंग में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, ताकि वो देखें कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट की नीड क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, ताकि उसके हिसाब से वो मैंगो तैयार करें और उसके हिसाब से वो अपना काम डिलीवर कर सकें। ठीक है गौहर, अभी हम बात कर रहे थे
बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और लिटरली सुन के मुझे स्ट्रेस होने लग गया है कि ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ों को जब एक कंट्री फेस कर रहा हो, एक शहर फेस कर रहा हो, तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम बजट की बात करें, जो कि पिछले कुछ दिनों में बजट भी आया है, जिसमें जनूबी पंजाब जो है वो आप कह लें कंप्लीटली इग्नोर ही हुआ है। बिल्कुल। अगर बजट की सूरत हाल देखी जाए तो उसमें जनूबी पंजाब को कोई खास हिस्सा उसके लिए मुख्तस नहीं किया गया। 35% का जो था वो शेयर देने की 35% देने की बात हुई, लेकिन वो फिर 7% पे आ गया और चीजें मजीद वर्स्ट होती जा रही हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आपके, क्या अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है? बिल्कुल जी, बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए और ये इस खित्ते के लोगों के लिए। एक बड़ा रीजन है जिसका कंट्रीब्यूशन भी, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो उसको शेयर प्रोग्रेस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अगर पिछले 3 सालों पहले की बात की जाए, साबका हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें 35% जनूबी पंजाब के लिए उन्होंने मुख्तस किया था, और उसके लिए उन्होंने कंपलसरी किया था कि अगर वो जितनी भी एलोकेशंस हो रही हैं उनको आपने यूटिलाइजेशन भी उनकी 100% करनी है और उनकी कंप्लाइंस भी आपने 100% करनी है। वो हमने होती हुई किसी हद तक देखी भी नहीं, कुछ फंड्स से वो लैप्स कर गए, फिर हुकूमतें बदली तो प्रायोरिटी दोबारा से बदल गई। तो हमने पिछले साल में देखा कि वो 10% तक आ गए, 35% से। इस साल का जो बजट पेश किया है तो उसके हम आदादोशुमार देख रहे थे तो उस पर बड़ा ही अफसोस का इजहार भी किया जा सकता है, और वो आइंदा आने वाला जो मुस्तकबिल है इस खित्ते का, उसके हवाले से आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। सवालिया निशान नहीं, आप अब तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक रीजन है उसको 7% दिया जा रहा है, जबकि उसका शेयर जो है 35% बनता है आबादी के तनासुब से। जिस तरह से अभी हम मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे कि मसाइल में हमने देखा कि सैलाब, इन तरह के मामलात, इनमें हमें डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देती नहीं है, जो होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। ऐसे में आप एक रीजन को जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, जिसका एक शेयर बनता है, इकोनॉमी में शेयर बनता है, कंट्रीब्यूशन बनता है, आप उसको बजट में मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देंगे तो मुझे बताएं फिर क्या डेवलपमेंट होगी? है ना, बिल्कुल, क्या डेवलपमेंट होगी? अब 7% की मैं एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। एक स्कीम है जो है 40 अरब रुपए की। 40 अरब रुपए की स्कीम है, ये आसान अल्फाज में मैं समझाना चाहूंगा, लोगों को समझ आएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 40 अरब की एक स्कीम है, उसके लिए बजट में 2 अरब रुपए रख दिए जाते हैं। तो अब इसका टेन्योर आप लगाएं, अंदाजा लगाएं कि ये कितने साल में मुकम्मल होगी। ऑलमोस्ट ये तकरीबन को 20 साल का अरसा लग जाएगा इस स्कीम को मुकम्मल होते हुए। ना उस स्कीम की बजट ही नहीं मिल पा रहा जिसकी जरूरत है, तो उस स्कीम को फिर आप शुरू भी ना करें। तो यहाँ पर जो जनूबी पंजाब में हो रहा है, रोड्स के मंसूबे हैं, कंस्ट्रक्शंस के मंसूबे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स के मंसूबे हैं, उनके साथ यही होता हुआ आ रहा है। मुझे याद है, मुझे 10 साल तो जर्नलिज्म मुझे भी करते हुए हो गए। हम व्याड़ी रोड सुन रहे थे, व्याड़ी रोड की एक्सटेंशन होगी, ये कातिल रोड है, ये होगा। अब जाकर उसका एक कोई काम शुरू हुआ है। अभी भी उसकी जो एलोकेशन के हवाले से मैं आपको बात करूं तो वो भी एक सिंगल फेज उसका मंजूर हुआ था, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो भी कई सालों में जाकर वो मंसूबा मुकम्मल होगा। तो जब आप बजट में शेयर ही नहीं देंगे, जब आप लाहौर से आगे ही नहीं निकलेंगे, अपर पंजाब से आगे ही नहीं निकलेंगे, तो मुझे बताएं तो फिर महरूमी यहाँ पर कैसे पैदा नहीं होगी? यहाँ के लोग महरूम क्यों कहलाएंगे? वो इसीलिए कहलाएंगे कि आप उनको शेयर नहीं दे रहे। आपने सारी पावर और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक मखसूस जगह पे रखा हुआ है और आप उसको भी उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इक्वालिटी को इग्नोर किया है। क्योंकि लाहौर है या अपर पंजाब है, वहां पे आप देखें वहां पे भी बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो महरूमी है, यहाँ से लोगों को जो कुछ नहीं मिल रहा वो वहां माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये बड़े संजीदा मसाइल हैं, हुकूमत को इनको देखना चाहिए। ये कोई आम चीजें नहीं है, आपको इक्वालिटी के साथ चलना चाहिए, ताकि जहां पर वो एरियाज डेवलप हो रहे हैं वहां पर दूसरे एरियाज को भी डेवलप किया जाए, ताकि अपॉर्चुनिटी बढ़ सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बात कर रहे थे गोहर आपसे कि पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से एक टीम हमें देखने को मिल रही है कि एक टीम क्रिएट की गई है। तो उसका क्या मकसद है, उसके पीछे वजह क्या है, मकसद क्या है, इसको बनाने का काम क्या है इस टीम का? अलीज़े, जहाँ पर इस प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में मंसूबों की निशानदेही भी की जाती है, नकाइश भी बताए जाते हैं, हुकूमती पॉलिसियों को भी बताया जाता है कि इनको बेहतर होना चाहिए, वहाँ पर जो काम अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने एक पीरा फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है, और वो फोर्स जिस विजन के साथ आ रही है, वो विजन तो बहुत अच्छा है कि प्राइसिंग को उसने कंट्रोल करना है। उन्होंने एक विजन क्लियर है, प्राइसिंग को कंट्रोल करना है, और इंडिपेंडेंट फोर्स होगी, वो प्रॉपर इंडिपेंडेंट। उसके डिप्टी कमिश्नर जो होंगे वो कन्वीनियर होंगे,
एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की टीम होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की टीम होगी, इसके साथ साथ उनको फुल फ्लैट जो है वर्दी उनकी अलहदा होगी, उनकी निशानदेही आपको नजर आएगी कि पीरा फोर्स है। और उनके अलहदा जो कवानीन है वो भी पास किए गए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो एक बड़ा मसला हमें दिखाई देता था तजावुजात का, कोई भी खराबी है उसकी आगाज ही मेरे ख्याल से यहाँ से भी होता है। तजावुजात, जब आप अपनी हद से तजावुज करते हैं तो आप सिर्फ वो हद से तजावुज नहीं करे, आप फिर और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उसने तजावुजात का भी खात्मा करना है, उसने जो मिलावट हो रही है, जो स्टॉक कर लिया जाता है, यहाँ पर एक बड़ा मसला है, बहरान पैदा कर दिया जाता है, किसी भी चीज का खुद साख्ता बहरान पैदा कर दिया जाता है, उसने इन चीजों को देखना है। इसके अलावा इलीगल बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं, जो पुख्ता तामीरात होती हैं, आपको प्लाजे बने हुए दिखाएंगे, हमें बोसन रोड के ऊपर बड़े प्लाजे बने हुए दिखाई देते हैं, हर वक्त वहां पर ट्रैफिक जैम का मसला दिखाई देता है। वो मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक वो जो इलीगल एक्टिविटी वहां पर हुई है उसे रिमूव नहीं करेंगे। तो ये एक पीरा अथॉरिटी के नाम से बनाया है, इसके 2 के करीब थाने भी होंगे, अलहदा स्टेशन होंगे, और ये इनको इख्तियारात दिए गए हैं। वर्किंग में कब से आ रही है? वर्किंग में इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो काम का आगाज है इसी हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग तकरीब लाहौर में हो चुकी है। मुल्तान में जो इसके इन्फोर्समेंट स्टेशन हैं वो इस वक्त बनाए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी फोर्स आ रही है, अगर इसको फुल फ्लेज इख्तियारात के साथ, बगैर किसी मुदाखलत के साथ अगर ये काम करती है तो मुझे लगता है कि ये पंजाब में एक वाज़े तौर पर तब्दीली आप देखेंगे। और जो ये अहम मसाइल हैं जिनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्हीं मसलों में हमें फंसे हुए दिखाई देते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को हमने जब भी देखा है वो तजावुजात को ही देख रहे हैं। यार तजावुजात के अलावा भी बहुत से मसले हैं। तो ये है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, वो इंडिपेंडेंट एक फोर्स से उन्हें 2 पॉइंट एजेंडा दे दिया गया है कि आपने इनके ऊपर काम करना है, आपने यही काम करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन है जो पब्लिक डिलीवरी के काम है, जिस तरह से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करना बड़ा जरूरी है, उनमें ट्रांसपेरेंसी को भी देखना बड़ा जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वो चीजें देख पाएगी, उनके ऊपर होल्ड जो है वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर का जरूर होगा, वो उनके हेड जरूर होंगे, सरबराह जरूर होंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जब एक बॉडी बना दी जाएगी तो वो ये काम करेगी। ठीक है मुबश्शिर साहब, मौसमी सूरत हाल पर भी बात करते रहे हैं हम, और अब जो करंटली सिचुएशन चल रही है, अभी सर्दियों में भी जो सिचुएशन थी और अब जो मौसम गर्मा में जो सिचुएशन चल रही है वो सबके सामने है। तो उस पे जो मैंगो की जो ब्रीड है उस पर क्या असर पड़ रहा है, और किस तरह से आम की नस्ल तबाह भी हो रही है, या उस पर क्या फर्क, मौसम की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है? जी, मौसम का तो ज़ाहिर है हमारी पूरी एक इकॉनमी पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट है। इस तरह मैंगो जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इस दफ़ा तकरीबन जो प्रोडक्शन है आपकी 30 to 40% है, यानी कि 60% प्रोडक्शन जो है आपने लॉस्ट की है ड्यू टू क्लाइमेट। 60%? यस, मुल्तान में जो मुख्तलिफ 60%, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो और इसके अलावा पिछले साल भी जो फिगर्स आई थी उसमें कि क्लाइमेट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी मैंगो की। तो मुझे याद पड़ता है कि पिछले साल तो गर्मियों में जो आम का टेस्ट था वो आया ही नहीं था, पूरा सीजन ही नहीं आया था। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। तो इसी तरह जब ज़ाहिर आपकी प्रोडक्शन कम होगी, आपकी क्वालिटी डैमेज होगी, तो आपका जो ये फ्रूट है जिसे पूरी दुनिया पसंद करती है, पूरी दुनिया की मार्केट्स में जाता है, और स्पेशली हमारा कंज्यूमर मैंगो लविंग कंज्यूमर है, वो हर बंदा पाकिस्तान में मैंगो खाता है, तो उसको अवेलेबल ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली एक जो है फार्मर का भी नुकसान है और एक जो हमारी कम्युनिटी है उसको भी लॉस है। और एट द एंड ऑफ द डे इकॉनमी में जो एक रेवेन्यू आना है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आना है, उसकी भी कमी होगी। तो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ जो हैं मेयर्स लिए गए हैं कि कैसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारा पूरा एक सेक्शन है हॉर्टिकल्चर का जो इसको डील करता है, और MRI भी है, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ ही है, बिल्कुल वो भी इन्हीं एरियाज़ में काम करता है। आल्दो कि अभी कोई ऐसी खातर खा इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन छोटे-छोटे काम चल रहा है उस पर। R&D चल रही है कि कैसे इस जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट के हवाले से, इसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है सर, फार्मर्स की बात कर ली हमने, ग्रोअर्स की भी बात कर ली। चूंकि अब 60% आपने बताया कि एक फिगर है, वो बहुत बड़ा फिगर है जिसकी वजह से मैंगो ब्रीड पे बहुत एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उससे फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है जब फसल ही नहीं होगी मैंगो की,
कि उसके पास वो पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिमोटिवेट तो होगा। इससे आने वाले सालों में भी जी कुछ जाहिर बहुत है फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जाहिर है जब तक फार्मर्स और R&D के इदारे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलकर कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज तो रहेगा। इसको तो हम, ये नेचुरल एक एपिडेमिक्स है, इसको हम डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। तो इसको जब तक इसके मैनेजमेंट टूल्स डेवलप नहीं होंगे प्रॉपर, तो इसकी हर साल ही रहेगा, कभी क्वालिटी खराब होगी, कभी प्रोडक्शन खराब होगी, हमें उसको मैनेज करना उसको हमें मैनेज करना है बेहतर। ओके क्योंकि अब जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, AI, ये तमाम चीज़ें अब इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि वो मैं पहले भी बात करी थी कि डेली की बेस पे कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि इंसानी सोच वैसे ही हैरान कुन हो जाती है कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो सब हो रहा है। तो जदीद टेक्नोलॉजी जब एक तरफ हम देखते हैं कि इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो क्या वो मैंगो की फार्मिंग में कोई रोल नहीं प्ले कर रही? जी बिल्कुल कर सकती है। ज़ाहिर है जहाँ फोरकास्टिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी इस साल वेदर कैसा रहेगा, उसमें हमें अपनी क्रॉप को कैसे बचाना है, ह्यूमिडिटी से कैसे बचाना है, सनस्ट्रोक से कैसे बचाना है, हीट से कैसे बचाना है। तो दुनिया में ज़ाहिर जैसे ऑस्ट्रेलिया एक एग्रीकल्चर के हवाले से बड़ा एडवांस कंट्री है, वो अपने ऑर्चर्ड्स को भी बचाते हैं, अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को भी बचाते हैं। उन्होंने जो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको यूज, जैसे नेटिंग करते हैं या स्प्रे करते हैं हीट के टाइम पे, जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो उस वक्त वो वाटर स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स पे। उनके पास वो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी वो सिस्टम नहीं है। एक तो ज़ाहिर है थोड़े से महंगे भी हैं, आम फार्मर अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उसकी अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर बनाना है। इस सिलसिले में मेरी एक तजवीज़ ये होगी कि जैसे एग्री मॉल अभी पंजाब गवर्नमेंट ने डेवलप किए हैं, ऐसा ही है। उस एग्री मॉल में अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो नई टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए और फार्मर की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी चीज़ें जो है मैनेज हो सकती हैं जो क्लाइमेट के नतीजे में मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये अच्छा स्टेप है। जैसे एग्री मॉल बने हैं, अब एग्री मॉल में यूनिवर्सिटी और R&D के इदारे और वो सब मिलके और गवर्नमेंट मिलके जो टेक्नोलॉजी है जो कि फार्मर की अफोर्डेबिलिटी से बहुत ज़्यादा है, बड़ी महंगी है, उसको अफोर्डेबल बनाए, उसको फार्मर की एक्सेसिबिलिटी बनाए उस तक, और वो उसको इस्तेमाल करें और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। ओके गौर, अभी ये पिछले दिनों एक वाक़या भी हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, और वीडा बसें जो कि लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद भी थी और लोगों का एक बहुत बड़ा सोर्स भी थी ट्रैवलिंग का, और बहुत सारे लोगों के काम उस बस से आसान हो चुके थे। लेकिन अब वो देखने को मिल रहा है कि वीडा बसें जो हैं वो कई लोगों की जिंदगियों की कातिल बनती जा रही हैं। अभी पिछले दिनों जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक था, तो उस पर क्या जा रहा है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जहाँ से मेट्रो बस चला करती है, उनको कनेक्टिविटी के लिए कुछ एरियाज से जो कनेक्ट उनको करना था और सफरी सहूलत लोगों को देनी थी। 200 के करीब वीडा बसें चलाई गई थी और ये मुख्तलिफ रूट्स पर मुल्तान के चल रही हैं, और मुल्तान के बाहर जो अगर बात की जाए मुल्तान की तहसीलें हैं, शुजाबाद तक जाती हैं, इसके अलावा जलालपुर पीरवाला तक जाती हैं। लेकिन अब उन बसेस की सूरत हाल ये है कि जो उनके लिए जो काम होना था, जो उनके लिए उनके ऊपर काम होना चाहिए, जो उनकी बेहतरी के ऊपर भी काम होना था, क्योंकि एक सर्विस है वो मुसलसल चल रही है, लोगों को सर्व कर रही है, जब तक आप उसको की मेंटेनेंस की तरफ नहीं जाएंगे तो वो फिर उस सर्विस को बचाना बड़ा दुश्वार भी हो जाएगा और बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। कभी वो वीडा बसें जो हैं वो रोड के ऊपर ख़राब होती हुई दिखाई देती थी, यहाँ पर लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। कभी वो धुआं छोड़ती हुई, क्लाइमेट की हम बात करें, मुसलसल बात करें, जब वो सरकारी तौर पर जो चलने वाली जो बसें हैं वो ही एक क्लाइमेट के लिए एक बड़ा इशू बन जाएंगी, तो फिर ये गवर्नमेंट की प्रोग्रेस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो चलान किए जा रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से कि आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, यार आपने अपनी गाड़ी को तो देख लें आप। बड़े अहम मौजू पे हम बात कर रहे थे। गोहर, आप डिटेल बता रहे थे इस वाक़े की, तो बताइएगा। बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो मुल्तान के चुंगी नंबर 22 पर रात के मगरिब के वक्त पेश आया गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल। उसमें यह हुआ है कि वीडा बस जो लोगों को लेकर जा रही थी, उसका रूट था मुल्तान का विहाड़ी चौक जनरल बस स्टैंड, 22 नंबर चुंगी है, ये विहाड़ी रोड के ऊपर है। वहाँ पर उसका ब्रेक फेल हुआ है और ब्रेक फेल होने के बाद तकरीबन कोई 3 से 4 मोटरसाइकिल सवार था, उसने उसको रोन डाला है, जिसमें एक 15 साल बच्चा था जो मौके पर ही गांबर ना हो सका,
इसके अलावा 5 से 6 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें निश्चित अस्पताल मुंतकिल किया गया है। किसी की हेड इंजरी आई है, किसी का बाजू नहीं रहा, किसी की टांग हो गई। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब इसके मुहर्रिकात आप सुने, क्योंकि हम ये एक हादसे की तरफ नहीं जाते। अब मैं उसकी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम उसे कवर भी करते हैं। उसकी डिटेल ये है कि जिस कंपनी ने वीडा बस सर्विस को, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस है, उसने एक कंपनी भी हायर की हुई है जिसने इनकी मेंटेनेंस का काम करना है। उस कंपनी का जो अक्टूबर का महीना आने वाला है आइंदा चंद माह बाद, तो उसमें उसका मुआहिदा ख़त्म हो रहा है, मेंटेनेंस का मुआहिदा। अब वो अक्टूबर में मुआहिदा ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो कंपनी अभी से अपना काम उसने बंद कर दिया है। उसने कहा जी हमारा काम हो गया, अब हम चले हैं। तो वो बगैर मेंटेनेंस के जो बसेस हैं वो इस चल रही हैं मुल्तान की। ओवरऑल मैंने जैसे आपको बताया 200 बसें चलती हैं, जिसमें से 65 बसें पिछले 1.5 साल से खराब खड़ी हैं, जिनको दुरुस्त नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया। अभी डॉक्टर साहब मेरे से बात कर रहे थे ब्रेक में, डॉक्टर साहब कह रहे थे यार वो ओवरलोडेड नजर आती हैं। एक तो पहला मसला तो ये है कि उनका बैलेंस ही कायम नहीं रहता, उनको आपने ओवरलोडेड कर दिया है, उनके ऊपर बर्डन ज्यादा डाल दिया है। जब आपकी 200 में से सिर्फ 35 बसेस जो हैं वो 200 बसेस का बोझ उठाएंगी और कितना वो चलेंगी, तो वो ये एक सवालिया निशान है। तो वो कंपनी जो है वो अपना काम बंद कर चुकी है और उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, और ये हम अपने प्रोग्राम में भी बता रहे हैं। उसके खिलाफ जो भी एक्शन हो कमिश्नर मुल्तान को भी लेना चाहिए। हमने ना एक ह्यूमन बीइंग की, एक आम इंसान की जिंदगी की वैल्यू ही जीरो कर दी है। बिल्कुल, हमारे लिए एक आम इंसान की जिंदगी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि हम किसी एक फैमिली का बच्चा चला गया, किसी एक फैमिली के माँ बाप बहन भाई, कितने लोग एक फैमिली के उस एक हादसे का शिकार हो गए, लेकिन हमारे लिए एक आम इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। और हम एक लम्हे के लिए उस चीज को सुनते हैं और सुन के चंद अल्फाज में अफसोसनाक इजहार करते हैं और अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं। बिल्कुल, ये बेहिसी का जो फैक्टर है ना, ये बहसियत कौम हमारे अंदर आता जा रहा है, क्योंकि हादसे पर हादसा हो रहा है। वैसे तो देखा जाए हमारी आवाम जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज उठाती है। हमारी यूथ की बात कर ली जाए तो छोटी छोटी सी बात पर फतवे लगा के जो है वो बात उठा ली जाती है सोशल मीडिया पे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसे जो भी मामलात होते हैं, ऐसे अफसोसनाक वाकयात होते हैं, उन पे आवाज उठाने की जरूरत है ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस पे काम कर सके। बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है हमारे नौजवानों में, यूथ में। मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि हम जब मीडिया इंडस्ट्री से हम जुड़े हुए हैं तो बहुत से लोगों का एक ख्वाब भी होता है इस मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करना। एग्जैक्टली हमसे कनेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हो कोई भी हो। जब हम उससे कहते हैं कि आप यार डिलीवर करेंगे, आप करने के लिए तैयार हैं, और जब हम वही शख्स हमारे पास आता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि वो एक कुछ नौजवान होते हैं, कोई जो फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ा क्रेज होता है, लेकिन जब तक वो जब तक होता है वो कहते हैं आपसे भी राब्ता करते होंगे, हमें जो ज्वाइन करवा दें, हम ये करेंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे। लेकिन आपका सबसे बड़ा पछतावा वो होता है कि मैंने इस बंदे को चांस क्यों दिया, इस बंदे ने तो डिलीवर करना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं चाहता। फिर हम उस चीज के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारे लिए वो कोई चीज थी ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये बहसियत मैंने कौम जो है ये हमारा एक अलमिया भी है, और चाहे वो सरकारी सतह पर देखा जाए तो अभी आपने बड़ी निशानदेही की है कि एक जो कोई भी हादसा होता है वो पूरी फैमिली के लिए बड़ा एक अलमिया होता है, उनके लिए एक वो होता है। अब जो बच्चा 15 साल का, इसमें जान की बात है, हसन उसका मेरे ख्याल से नाम था, तो वो 2 बहनों का भाई था, इकलौता भाई था। अब उनका इकलौता भाई ही नहीं रहा है, देखा जाए तो ये उनकी फैमिली किस तरह से उनकी फैमिली के लिए तो ये लॉस ऐसा है कि वो पूरी जिंदगी इसको नहीं बेयर कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, ऐसे मामलात इग्नोर नहीं होने चाहिए, ना बहसियत कौम हमें इग्नोर करना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट को इग्नोर करना चाहिए। इस पे एज सून एज पॉसिबल कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, और वो एक्शन के जो हमें नजर भी आ सके, आम आवाम को, उसकी फैमिली को भी नजर आ सके। उनका दुख खत्म तो नहीं हो सकेगा, लेकिन शायद किसी हद तक उसमें कमी आ जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक मैसेज शेयर कर दें आप जो ऑडियंस को देना चाहें कि आप जो मैंगो फेस्टिवल आ रहा है उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आम आवाम उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है। थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली मैंगो फेस्टिवल होता ही आवाम के लिए एक कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म है, और मुल्तान में ये जो फेस्टिवल है ये हमने ही रीत डाली थी यूनिवर्सिटी ने, जिसको इस बड़े पैमाने पे हमने सजाया था। तो हमारी गुजारिश है मुल्तान के वासियों से कि वो इसमें 2 अगस्त को मुकम्मल पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर फेस्टिविटी अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, जिन्होंने विजिट किया वो आपको खुद बताएंगे कि कितना अच्छा फैमिली के लिए हमने अरेंजमेंट किया होता है।
बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं, उसमें मुख्तलिफ कम्पिटिशन्स हैं और मैंगो को एंजॉय करें और इस जो ये मैंगो हमारा है इसको प्रमोट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और बहुत सारी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की। फार्मर्स, ग्रोअर्स और फैमिली वाले लोग जितने भी हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और ये इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। इसी के साथ गौहर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मेन इश्यूज़ को हाईलाइट किया और हमारे साथ बात भी की। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का भी और आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद हैं नए टॉपिक्स के साथ और वो नए टॉपिक्स इतने मज़ेदार हैं कि आप लोगों को सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। गेस्ट अपने का तारुफ करवाती चलूँ मैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इंजीनियर मोहसिन भट्टी साहब, जो कि इंटरनेशनल माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। ओके, तो जो ये दो टॉपिक्स हैं और जो आपकी एक्सपर्टीज है ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे खुद पढ़ने में सुनने में मज़ा आ रहा है कि आज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आप सबके लिए भी बड़ी हेल्पफुल रहेगी और मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा सर, क्योंकि आप माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर हैं, जब हम माइंड और मेमोरी की बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमारी एजुकेशन मेमोरी के साथ कनेक्ट होती है, हमारी तालीम कनेक्ट होती है उसके साथ। तो जब तालीम कनेक्ट होती है तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हाईलाइट होता है, वो ये कि जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है हम स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर वो जो उसकी जिंदगी के साल शुरू होते हैं ना वो खत्म नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। वो 16-17 साल या 20 साल वो उसके जिंदगी के बड़े टफ साल होते हैं जो कि हम गुजार चुके हैं ऐसे ही। लेकिन जो आने वाली जो नस्ल है उनके लिए बड़े मुश्किल हैं। वो इस तरह से मुश्किल हैं कि पेरेंट्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमेशा से शिकवा रहा है बच्चों से कि बच्चे अपनी एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चे हमें जब तक बच्चों पे तवज्जो ना दी जाए बच्चा पढ़ता नहीं है। लेकिन सब चंद बच्चे होते हैं जो अपनी मर्जी से पढ़ते भी हैं, जो अपनी तालीम को बड़ी तवज्जो भी देते हैं, जिनको कुछ कहना नहीं पड़ता, जो खुद ब खुद जाके अपने लेसन्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इवन वो एक्स्ट्रा लेसन्स भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या मामला है और पेरेंट्स को हमेशा बच्चों पर सख्ती ही क्यों करनी पड़ती है पढ़ने के लिए? इसका मेमोरी और माइंड से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ऐसे। पल तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और नीड ऑफ द टाइम भी है। एग्जैक्टली। क्योंकि अब बच्चे कोविड के बाद से मोबाइल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनके पास वो टाइम ही नहीं है। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें, पहले तो मेमोरी को समझना कि मेमोरी ही एजुकेशन के साथ क्यों कनेक्ट है। क्योंकि 5 साल पहले जब मैंने जर्नी शुरू किया तो लोगों को यही लगता था कि मेमोरी नहीं होनी चाहिए, लाइक डिवाइसेज अगर आपके पास हैं तो आपको तो मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो मेमोरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि हम जो अशरफुल मखलूक़ात हैं या दूसरी मखलूक़ात से अलहदा हैं क्योंकि हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। और मेमोरी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपने लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। डिसीजन किस बेस पे लेंगे? अगर कुछ याद होगा तो डिसीजन लेंगे, अगर याद ही नहीं होगा तो कैसे डिसीजन लेंगे? तो अल्टीमेटली, और फिर दूसरा हमने मेमोरी को क्या किया कि हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी को ले लिया कि एक बच्चा है वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता है, एग्जाम देता है, उसके वो नंबर अगर 100 आ जाते हैं तो ही इज़ अ गुड मेमोरी, उसकी एक अच्छी मेमोरी है। और एक बच्चा जो वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसे सिखाया नहीं गया कि चीज़ें याद कैसे करते हैं। असल जो अलमिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम का या मिसिंग गैप है वो ये है कि हमने सिखाया नहीं कि याद कैसे करते हैं। हम सिर्फ रट्टा सिस्टम लगाते हैं और रट्टा सिस्टम जो है ना वो बेस है किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने की, कि रट्टा सिस्टम वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे आपको कुछ अगर समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे मेमोराइज करना है तो आप उसे बार बार रीड एंड रिपीट करना शुरू कर दें। इसको बेसिकली रट्टा सिस्टम को रीड एंड रिपीट मेथड बोलते हैं कि आप बार बार किसी भी चीज़ को दोहरा के याद करते हैं। जैसे बचपन में हमें अपना नाम कैसे याद हुआ कि हमारे पेरेंट्स बोलते रहे, हमें वो याद होगी, या हम किसी भी चीज़ को सुनते रहे, बार बार बोलते रहे तो वो चीज़ याद होगी। बचपन से लेके अब तक सर बहुत ऐसी कम चीजें थी जो मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ती थी, लेकिन बाकी जो चीजें होती थी जैसे फिजिक्स, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो सब्जेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं तो उनके फॉर्मूलाज जो होते थे उनको भी रीड एंड रिपीट ही करती थी। ऐसे ही है बिल्कुल। और मैंने उसको कोई 20 दफा पढ़ना, 20 दफा लिखना तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता था, जाके पेपर में लिख देती थी, उसके बाद बाय बाय। जबकि अगर मेमोरी को देखा जाए तो इसमें लिखने और बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चीज को याद करना आपके माइंड की बेसिक फंक्शन है उसका। जैसे किसी भी मूवी को आपने कभी रट्टा लगाया, कभी लिखा, वो तुम देख रहे हो तो याद हो रही होती है। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि हम किताब पढ़ रहे हैं और वो याद हो रही हो?
हाँ, दैट्स माय पॉइंट। एग्जैक्टली, तो ऐसा हो सकता है अगर आपको प्रोसेस समझ में आ जाए कि कैसे आपका जहन चीजों को स्टोर कर रहा है, क्यों एक चीज कि जिसको हम नहीं याद करना चाह रहे सिर्फ देख रहे हैं और वो याद हो रही है, और एक चीज जिसके ऊपर हम मेहनत भी कर याद रहे भी करना चाह रहे हैं लेकिन वो याद हो नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि हमें उस प्रोसेस का नहीं पता कि माइंड कैसे चीजों को याद रखता है। तो वो प्रोसेस क्या है? हाँ, वो प्रोसेस ये है कि पहले तो आपने सीखना है कि चीजें इनपुट माइंड तक पहुंचती कैसे हैं। तो उसमें हमारी 5 सेंसेस होती हैं कि 5 सेंसेस की मदद से डाटा हमारा माइंड तक पहुंच जाता है। ओके, दूसरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 5 सेंसेस से हमारा डाटा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ओके, अब जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतनी देर तक इंफॉर्मेशन याद रहेगी। अब नॉर्मली हम क्या होता है कि हम एक सेंस यूज कर रहे होते हैं पढ़ने में, लेकिन आपने बचपन में सुना होगा पेरेंट्स या टीचर्स बोलते थे कि ऊंची आवाज में याद करो या बोल बोल के याद करो। उसकी वजह ये थी कि जब हम देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, अपनी आवाज सुन रहे होते हैं, तो आपको 30% ज्यादा डेटा याद रहेगा एज कम्पेयर टू एक बच्चा जो सिर्फ देख के याद करने की कोशिश करें। अब हम सिखाते हैं कि आपने 5 सेंसेस को कैसे इन्वॉल्व करना है किसी भी चीज को। किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो फिर काइंड ऑफ डेटा के ऊपर डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है तो उसके लिए एक टेक्निक है माइंड मैप। ये सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, ऐसा नहीं है लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक्स आप बता रहे हैं, वैलिड टेक्निक्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मोर देन 5000 स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को ट्रेन कर चुका हूं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल। अब मैं भी इस चीज की ट्रेनिंग लूंगी क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने जब पाकिस्तान में 2019 में स्टार्ट किया, आई वाज फ्लॉप कि किसी को समझ नहीं आई। तो कोविड में मैं जब इंटरनेशनली फाइवर पे मैंने गिग बनाई और फाइवर पे पढ़ाना शुरू किया, तो वहां पे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, क्योंकि फाइवर के रिव्यूज की वजह से मैं फाइवर के फर्स्ट पेज पे टैग हुआ। जो क्लाइंट्स मुझसे सीख के जाते थे वो जो रिव्यूज देते थे, एंड देन मेरी गिग को फाइवर चॉइस का टैग मिला कि जो माइंड एंड मेमोरी से रिलेटेड अगर सर्विसेज लेते हैं तो वो मेरे पास फाइवर खुद रिकमेंड करता था उन्हें। तो वहां से शुरू हुआ सफर, और फिर मैंने पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट विन किया रीजन प्लान 9 से। तो माइंड वर्कशॉप बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, जिसके अंडर हम ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि माइंड आपके जहन में चीजें स्टोर कैसे होती हैं, उसका आंसर है पिक्चर्स। हर एक चीज जो आपके माइंड में स्टोर होती है वो तस्वीर की सूरत में स्टोर होती है। जैसे मैं एप्पल बोलूंगा तो आपके जहन में क्या आएगा? एप्पल की पिक्चर, एग्जैक्ट पिक्चर आएगी। कार बोलूंगा तो इमेज आएगी। बट हम जब किसी भी चीज को याद करते हैं, हमें सिखाया गया कि आपने अल्फाबेट्स को याद करना है या वर्ड्स को याद करना है, तो हम APPLE याद कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। हमारे माइंड को नहीं पता APPLE क्या है अनलेस अनटिल कि उसकी इमेज नहीं बनेगी। तभी आइंस्टाइन ने कहा था कि विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें विजुअलाइजेशन से हटा के हमें रटा सिस्टम पे लगा दिया गया। विजुअलाइज तो करना ही नहीं है, इसलिए हमारी बेसिक मेमोरी इंप्रूव नहीं है। हमें मेथड पता ही नहीं है कि कैसे चीजें याद होती हैं। याद करना ये नहीं है कि एक बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं। असल चीज है कि उसको अगर 1 साल के बाद भी पूछा जाए वो चीजों से पता होनी चाहिए। अच्छा सर, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि चीजों को, उनके मार्क्स जो है वो नहीं होते इतने ज्यादा, 100%, 80%, 90%, जो कि सोसाइटी के जो बने हुए एज है उनको फुलफिल नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो जो चीजें याद करते हैं ना, मेरे एक दोस्त थे यूनिवर्सिटी में, ट्रस्ट मी वो पढ़ते नहीं थे, और लेकिन वो जो 2 लफ्ज पढ़ते थे ना, वो 2 लफ्ज उनको आखिरी दिन तक याद थे कि ये 2 लफ्ज मैंने पढ़े हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम जिन्होंने वो सारे लफ्ज पढ़े थे, 110% पढ़ा था, उनको भी वो वही 2 लफ्ज याद थे। अच्छा, उसमें ये चीज होती है, उसमें बेसिकली आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे काम करता है कि उस बच्चे को कॉन्फिडेंस इतना होता है कि मैं जो चीज पढ़ूंगा मुझे याद हो जाएगा। अब जितने भी टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू लिया ना, वो कहते सर हमारे जहन में ये थॉट होता ही नहीं है कि हमारा नंबर कम आ सकते हैं या हम भूल सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो बच्चे होते हैं, जो मीडियोकर होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, उनके दिन में वो डर होता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, अल्टीमेटली पेपर में जाके भूल जाते हैं। तो ये रीजन हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात करूंगी मैं। मुझे बताइए कि क्योंकि आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, लोग आपके पास गाइडलाइंस लेने के लिए आते भी होंगे और आप उन्हें ट्रेन भी करते होंगे, मुझे बताइएगा जो हमारी ग़िज़ा है, जो हम खा रहे हैं, जो हमारी डाइट है अब हम ले रहे हैं, उसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? बेसिकली डाइट जो है वो ये सब कुछ है। जो आप ले रहे होते हैं तो आपके चेहरे से पता लग रहा होता है कि आप क्या ले रहे हैं। लेकिन सर मेरे चेहरे से पता लग रहा है कि मैं डाइट अच्छी ले रही हूँ। आपके चेहरे से पता लग रहा है कि आप विटामिन भी ले रही हैं। आप डाइट भी मुझे लगता है कुछ हेल्दी डाइट ले रही हैं। आजकल लेनी शुरू की हुई है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप फैट कम ले रही हैं। यस। और इस तरह की चीज़ें, मतलब जिससे आपका वेट ठीक रहता है। तो बेसिकली डाइट का पहला तो मकसद ये है कि इंसान को न्यूट्रिशन दी जाए। वो तो इंसान हो या कोई भी एनिमल भी हो, कुछ भी हो, उसको ज़रूरत है उसकी। तो दूसरा हमारा जो इंसान होते हुए हमारा जो सबसे मतलब प्राइम इम्पॉर्टेंस है कि न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं वो सही होनी चाहिए। सही होने से मुराद है कि उसका जो उसमें जो कंटेंट्स हैं, उसमें जो विटामिन्स हैं पूरे होने चाहिए, उसमें मिनरल्स पूरी होनी चाहिए।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी ये समझ लें कि एंटी एजिंग है। ओके। तो हम देखते हैं कि पहले इंसान की जो उम्र थी बहुत ज़्यादा होती थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। उसकी वजह ये है कि पोल्यूशन, उसके बाद प्रॉपर डाइट का ना मिलना, स्मोकिंग, ख़ास तौर पे नशावर चीज़ें, इनकी वजह से रेडिकल्स या मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं सेल्स में, जो फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। तो उससे फिर एजिंग होनी शुरू हो जाती है, उससे कैंसर होता है, उससे और बीमारियां होती हैं, उससे इम्यूनिटी आपकी कम होती है। तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स हम अपनी डाइट से कैसे ले सकते हैं? उसके लिए प्रॉपर डाइट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बेसिकली आपको बताऊं कि जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, एक जो हम आम कॉमन लाइफ में कॉमन ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, जिसमें एक बड़ा एग्जांपल है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन, यस। जिसको बेसिकली हम वाइटनिंग के लिए भी उसको साइड इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट चीज़ है, मतलब इसको हम कहते हैं कि मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन क्या हमारी डाइट में मौजूद होता है? ग्लूटाथायोन बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो ये जो आजकल सर ग्लूटाथायोन के कुछ पाउडर्स मिलते हैं, लोग उसका भी इंटेक करते हैं, लेकिन ग्लूटाथायोन वैसे पहले तो आम इंसान को पता ही नहीं होता था कि ग्लूटाथायोन है क्या। जब से ये एक वाइटनिंग का ट्रेंड आम हो चुका है, तब से वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग जो टैबलेट्स हैं, एनॉल, वाइटनिंग पाउडर्स, वाइटनिंग क्रीम्स, इनमें जब ग्लूटाथायोन आम हुआ है तो तब हमें पता चला कि ग्लूटाथायोन इस तरह है ना। एक तो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो तो ऐसे प्रोड्यूस कर रही है जो आपके लिए बस आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। लेकिन अब जो लोगों ने शुरू कर दिया है वो चीज़ें देना, तो इंजेक्टेबल फार्म में, ओरल फार्म में, इस तरह की चीज़ों में। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इंजेक्टेबल सबसे बेहतर है, क्योंकि जब आप उसको पाउडर या किसी टेबलेट या कैप्सूल की शक्ल में देते हैं तो स्टमक की जो एसिड है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। मतलब आप ये समझें कि 50% या उससे कम आगे पहुंचता है। तो इंजेक्टेबल, लेकिन उसको अगर हम इस तरह देखें कि बेसिकली आपकी इम्यूनिटी बेहतर कर रहा होता है, एंटी एजिंग होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि ये वाइटनिंग करता है, तो उसका हम साइड इफेक्ट यूटिलाइज करते हैं। ओके। तो ये तो हम बात कर रहे थे ना एंटीऑक्सीडेंट जो जी खुद जो बॉडी प्रोड्यूस करती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें लेने पड़ते हैं, जो हमारी डाइट में होने चाहिए। मसलन विटामिन सी है, विटामिन सी, विटामिन ई है। ओके। और उसके अलावा बाज़ कुछ मिनरल्स हैं, जैसे सेलेनियम हो गया, जैसे जिंक हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी एंटी एजिंग है। ओके सर, तो जैसे मौसम अभी बदल रहा है, मौसम बदलता रहता है, तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? आप ये देखें कि आजकल एक तो आपको पसीना बहुत आता है, दूसरा आपकी बॉडी को कूल होना चाहिए। कूल से मुराद है कि उसको टेम्परेचर उसका सही होना चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कम होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपकी हाइड्रेशन, कि आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी के पिए रोज़। ठीक है। आपको प्यास ना भी लगे तो फिर भी पिए, क्योंकि बॉडी को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा आपका ये देखें कि फ्लूइड उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि डाइट ऐसी लें जो आपको, जैसे कॉफ़ी या चाय है ना, वो इस सीज़न में लोग कम कर देते हैं, ताकि उससे आपकी मतलब बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहे। तो बाकी जो सबसे अच्छी, वो लोग जो पानी ही सिर्फ ठंडा पीते हैं, पानी ठंडा पिए या गर्म पिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लोगों का कि जो बंदा ठंडा पानी पी रहा है उसे कहते हैं इस पीने का कोई फायदा नहीं है, इस पानी को पीने का कोई फायदा नहीं। दूसरा एक जो अलग कंसेप्ट है वो ये है कि गर्म पानी पिए आपका वजन कम होगा, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। अच्छा, ठंडा पानी पिए या गर्म पानी पिए उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इस सूरत हाल से देखें ना कि वेट लॉस किससे होता है, तो वो ठंडे पानी से होगा। वो इसलिए होगा कि बहुत ही मिनिमल उसमें मतलब वेट लॉस होगा, जो आप नेग्लिजिबल समझ लें, क्योंकि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो बॉडी उसको वार्म अप करती है अपने टेम्परेचर पे, उसके लिए उसको कुछ कैलोरीज चाहिए, और वो कैलोरीज तब बर्न, वो बॉडी खुद उसकी फैट बर्न करके देता है। तो बेसिकली लेकिन ये इतना नेग्लिजिबल है कि इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, नजर नहीं आता हमें। हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आप इलेबोरेट कर रहे थे कि इस मौसम में जो खुराक है वो कैसी होनी चाहिए, और आपने एक बड़ी मिथ तोड़ी है, जैसे आप कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि ठंडा पानी पीने की वजह से जितनी बातें हम सुनते हैं बड़े लोगों से,
तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने आज कर दी है, और अब मैं तो जाके अपने सारे खानदान को ये बात बताऊंगी। नहीं, मसला ये है कि आपका गला उस वक्त ख़राब होता है जब पानी साफ़ ना हो, ओके, वो पोल्यूटेड हो, मतलब फिल्टर्ड किया हुआ ना हो, उसमें कुछ इस तरह की इम्प्योरिटीज़ मिली हों। तो वरना तो ठंडा पानी हो, नॉर्मल हो, जैसा भी टेम्परेचर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आपका गला उससे ख़राब नहीं होता। गला से पॉल्यूशन से, उसमें पानी साफ़ ना होने से होता है ख़राब। तो इसलिए जो भी आप चीज़ लें वो साफ़ होनी चाहिए, जो फ्रूट्स लें वो साफ, मतलब सर अब तो जो हम फ्रूट्स और सब्जियां खा रहे हैं, जो चीजें हम खा रहे हैं, जैसे पहले लोग देसी घी खाते थे तो वो नेचुरली प्रोड्यूस होता था, अब तो पता नहीं जो हम देसी घी खा रहे हैं वो नेचुरल है भी या नहीं है। देसी घी से हटके जो फ्रूट्स और सब्जियां हम खा रहे हैं, आप उसमें देखें कि वो जितनी पोल्यूटेड तरीके से आती हैं हमारे पास, और जो जो चीजें, जो पानी उन सब्जियों को मिलता है, और फिर जो सब्जियां और फल हमारे तक पहुंचते हैं ना, उनमें वो विटामिन्स उस रेशो में होते हैं, ना मिनरल्स ना फाइबर्स, वो रेशो नहीं होती। तो हमारी ह्यूमन बॉडी को तो जरूरत है, फिर कुछ हमारी जो खाने पीने की सूरत हाल है वो भी कुछ ऐसी होती है कि हम प्रॉपर अपनी डाइट लेते ही नहीं है, जिससे हमारी बॉडी को जो नीड है विटामिन्स मिनरल्स की वो पूरी हो सके। तो हमें क्या आर्टिफिशियली जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, जो बाकी फाइबर सप्लीमेंट्स हैं, क्या वो तमाम चीजें लेनी चाहिए? डाइट का एक असूल है कि अगर आपका वेट ठीक है, फ़र्ज़ किया, तो आपको प्रोटीन्स भी लेनी है, आपको फैट भी लेनी है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं। ठीक है। तो इसमें एक ख़ास रेशो होती है कि जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है कम से कम 50% आपके होने चाहिए, और आपकी 30% प्रोटीन होनी चाहिए, और तकरीबन 10 से 20% आपकी फ़ैट भी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ विटामिन ऐसे हैं जो फ़ैट सॉल्युबल हैं, और फैट भी हमें चाहिए। तो इसकी एक मुनासिब रेशो होनी चाहिए। उसके बाद उसको बैलेंस डाइट करने के लिए कि उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलें, आपको विटामिन्स भी मिलें, फिर आपको अपनी जो चॉइस है वो थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप जितने भी कलर्ड फ्रूट लेंगे ना, जिसका जितना कलर होगा उतने आपको विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते जाएंगे। तो और दूसरी बात है कि जो मौसम, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, ओके, तो इनमें बेसिकली विटामिन ई है, फ़र्ज़ किया, वो एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद आप देखें जो ग्रीन टी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपका जो सी फूड्स हैं उसमें सेलेनियम है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जिंक है और पोटाशियम और इस तरह की चीज़ें। जो नट्स आप लेते हैं अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो ड्राई फ्रूट है वो गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि आप अंडे स्पेशली और फिर नट्स, ये चीजें जो है ये आप गर्मियों में ना खाएं। अच्छा, दूसरी उसमें ये है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स भी यानी वो खाने चाहिए। जी जी, मैग्नीशियम आपको मिलता है, आपको कैल्शियम मिलता है, आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, आपको सेलेनियम मिलता है। सर कितने ड्राई फ्रूट्स, मतलब क्वांटिटी क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी की जितनी ये हैंडफुल ऑफ नट्स डेली, बस वो आप जितना आपके पास आता है ना वो एक दिन में खा सकते हैं। और वो मिक्स नट्स होने चाहिए, उसमें अखरोट भी, वालनट्स, उसमें बादाम भी होने चाहिए, उसमें काजू भी होना चाहिए। तो मतलब काजू में खास तौर पर मैग्नीशियम है ज़्यादा। तो सर ज्यादा खाने से तो नुकसान भी होता है? मैंने ये बताया कि मुनासिब एक आदमी की जितनी यानी ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, आप हैंडफुल ऑफ नट्स यानी जितने आपकी मुट्ठी में आ जाए आप वो रोज खा सकते हैं आप। ओके, ये इसका असूल है। इससे ज्यादा खाएंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? मतलब हर चीज की जो अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसकी टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है। अगर आप विटामिन ज्यादा लेती हैं, विटामिन सी फर्ज की आप ज्यादा लेती हैं, तो आपको टॉक्सिसिटी शुरू होती है, मुख्तलिफ बीमारियां जो आपको होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो खराब करती है। पानी की एक्सेस भी खराब करती है, किसी भी चीज़ की एक्सेस खराब करती है। अगर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, फर्ज किया पानी पीने से क्या नुकसान होता है? हाइपरवोलेमिया हो जाता है उससे, उससे फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की जो ज़्यादा मिकदार है, फर्ज किया बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनको ऑक्सीजन देते हैं। अगर उनको एक्सेस ऑक्सीजन दी जाए, खास तौर पर बहुत ज़्यादा एक ख़ास मिकदार से, तो उनको कंजेनिटल कैटरेक्ट होने का खतरा होता है कि उनको मोतिया हो जाता है, छोटे बच्चे को भी। वो उसका जो लेंस है वो ख़राब होता है। तो इसलिए हर चीज़ की जो मिकदार है वो बड़ी मुनासिब होनी चाहिए। तो उसी पे हमको रहना चाहिए। इसी जैसे हम कहते हैं ना, ज़िंदगी एक बड़े एतदाल से आप गुजारें, एक दरमियानी रास्ता हो,
तो डाइट में भी एक दरमियानी बहुत रास्ता। ज्यादा ना बहुत कम। आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं वो ठीक खा रहे हैं, ठीक है। वो आपकी एक्सरसाइज। प्रोफेसर साहब, जहां हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, बच्चे पढ़ते भी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर कुछ लोग, एक कैटेगरी ऐसी भी होती है स्टूडेंट्स की जो पहले पढ़ते थे और फिर जब, अब आपको पता है सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो बोर्ड में टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी 99%, 100% मार्क्स हैं, तो जो एक कॉन्सेप्ट है ना स्टडी का, वो बड़ा डाइवर्सिफाई हो गया। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आप काइंडली ये टीवी बंद करिएगा ताकि आपकी आवाज क्लियर आ सके। जी जी, ये फिश के बारे में पूछना था। गर्मी के मौसम में फिश खा सकते हैं, किस महीनों में खा सकते हैं और किस में नहीं खा सकते हैं? ठीक है। क्या खा सकता हूँ? गर्मी के मौसम में फिश खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इसका जवाब ये है कि मुनासिब मिकदार में आप ले सकते हैं, क्योंकि फिश में जो वो होते हैं ओमेगा 3 होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए फिश अच्छी है। फिश भी खा सकते हैं गर्मी में, लेकिन वही बात है कि मुनासिब मिकदार में। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं अपनी बात पर वापस आऊंगी कि हमारी सोसाइटी ने जितना अब स्टडीज को, पहले इल्म हासिल की जाती थी सीखने के लिए, अब इल्म हासिल की जाती है लोगों को दिखाने के लिए और सोसाइटी के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए। तो जो तालीम है उसके पीछे फिर पेरेंट्स भूल जाते हैं, सम ऑफ देम। कुछ वालिदैन बच्चों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन कुछ वालिदैन जो होते हैं वो सोसाइटी के प्रेशर में आके बच्चे के ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ डाल देते हैं जितना वो हैंडल ही नहीं कर पाता। तो ये कैसे जो बच्चे बागी हो जाते हैं पढ़ने से, तालीम से, तो उसमें क्या सूरत हाल जो है वो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बच्चे फिर किस तरह से हैंडल कर सकते हैं उस प्रेशर को? असल में पहली चीज तो देखनी चाहिए कि एजुकेशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने एजुकेशन को यूं ले सकते हैं कि अब जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एजुकेशन की इतनी नीड नहीं है या एजुकेशन का फायदा नहीं है, क्योंकि हमने एजुकेशन को जॉब से जोड़ दिया है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर जॉब नहीं मिल रही है, पढ़ने के बाद हम जैसे सोसाइटी में देखते हैं कि लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो हमारे ज़हन में वो एजुकेशन की वैल्यू खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि एजुकेशन का मकसद, पहले जैसे आपने बताया कि लर्निंग एक पर्पज होता था, तो अब भी वही होना चाहिए। और एजुकेशन का जो बेसिक मकसद है वो एक बड़ा इंसान बनना होता है, बड़े ख्वाब होने चाहिए, बड़ी चीजें होनी चाहिए। बट हमने उसको नैरो डाउन कर दिया मार्क्स के ऊपर कि आपके मार्क्स आने चाहिए, ताकि मार्क्स आएंगे तभी हमें लगता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में या मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा या इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा, एंड देन ऑनवर्ड आपको लगता है कि कैरियर बेहतर हो जाएगा। अब इसमें जो अब एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अब एजुकेशन सबसे मुश्किल काम है, और क्योंकि अब वो मुश्किल काम है तो उसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सख्ती करनी पड़ती है, जो फिर हम आते हैं सख्ती करनी पड़ती है। अब सख्ती किए बगैर कैसे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं? तो उसका एक ही अल्टरनेट है कि आप अप्रिशिएट करें बच्चे को। जिन जिन बच्चों पे सख्ती हुई है, इसका मतलब है उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया, और जिन बच्चों में पढ़ने का शौक होता है उनको अप्रिशिएट किया गया था। इस वजह से उनके अंदर वो, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया ना कि बिलीफ सिस्टम है, कि उनको डर ही नहीं होता किसी भी चीज का। सर कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बार बार तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना, कि जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ जाते हैं, ये आप जैसे ही होते हैं जो नहीं भी पढ़ते। तो इस चीज का मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट होता है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अच्छा, ये पहले चूंकि कम था क्योंकि इन्फॉर्मेशन एज नहीं थे। हमारे जमाने में क्या होता था कि हमें नहीं पता था कि कितने लोग हैं। अब आपके हाथ में डिवाइस है, बच्चे के हाथ में डिवाइस है, वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है। अब इतनी सारी वो चीजों को देख रहा है, इसीलिए एंग्जाइटी या डिप्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए सुसाइडल केस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन में हम चले गए। हमें ये लग रहा था जब वो अगर इतना अर्न कर रहा है, अच्छा फिर दूसरा अर्निंग को हम दरमियान में लिया, ऑनलाइन अर्निंग, और इतने कम एज में इतने बच्चे कमा रहे हैं, उसको देख के बच्चा देख रहा है अच्छा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा कंफ्यूज है। Exactly. आज का स्टूडेंट कंफ्यूज है कि वो या तो पढ़ाई कर सकता है या ऑनलाइन अर्निंग, क्योंकि पढ़ना उसने क्यों है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का ताल्लुक जो है वो पैसा कमाने से लगा दिया गया है कि आपने पढ़ना है, पढ़ लिख के सिर्फ पैसा कमाना। एग्जैक्टली, पढ़ाई का आपकी तरबियत से कोई लेना देना नहीं है, आपने पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। तो अब बच्चा कंफ्यूज है कि पैसा तो मैं ऑनलाइन भी कमा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमा लूं, पढ़ाई से बेहतर है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब पैसा कमाना हो, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं कि पैसा आता कैसे है।
पैसा बेसिकली एक आउटकम है, उसके लिए आपको कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सारे ऑनलाइन अर्निंग वाले बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो अब तो खैर ये मिथ टूट चुके हुए कि जितना अब सिखाने वालों ने कमा लिया उतना उन्होंने कमाने वालों ने, सीखने वालों ने नहीं कमाया जितना उनको कमाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो इस माइंडसेट के साथ गए थे कि हम 1 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद लाखों डॉलर हमारे आना शुरू हो जाएंगे, हाथ में आ अब वो उन्होंने बेसिकली उस प्रोसेस पे काम नहीं किया। उन्होंने सीखा, लेकिन बाद में जब मार्केट में गए सिमिलर वैसे ही हुआ कि जैसे आप एक डिग्री करके निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मास कम्युनिकेशन किया, अब जैसे ही 4 साल बाद निकलेंगे आपको पता चलेगा मेरे जैसे लाखों लोग फिर रहे हैं, तो मेरी वैल्यू कैसे रहेगी वहां पे। सिमिलरली जिन लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग की स्किल सीखी और सीखने के बाद जब वो मार्केट में गए, जब वो फाइवर पे गिग बनाने के पता चला जी वहां तो लाखों लोगों ने गिग बनाई है, अब उस टाइम पे आपको कैसे लगेगा कि मेरी ही जॉब लगेगी, या आपको कैसे लगेगा लोग मेरे पास ही आएंगे। दैट इज योर इनर बिलीव कि जब आपने उस प्रोसेस पे काम किया होता है, आपने अपनी डिग्री इतने अच्छे तरीके से की होती है कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि आज का जो दौर है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है, कि आपने खुद को इतना दी बेस्ट बना के रखना है कि आपके मुकाबले में कोई नहीं होना चाहिए। तो अब जो पेरेंट्स चाहते हैं मुकाबला आप खुद से करें, खुद का मुकाबला खुद से, ऑब्वियसली खुद से भी होगा और दूसरों के साथ भी होगा, कि बाकी आपने देखना कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आपकी कोई भी फील्ड है, उसमें टॉप के जो लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करें या वो किस पोजीशन पे हैं, वो आपका टारगेट होना चाहिए। हम बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लेते हैं इस चीज से भी, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। अब अगर सिर्फ मोबाइल पे देखते रहेंगे, उनको बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली हम फिर वो उसको नेगेटिव में जाएंगे। लेकिन जब आप फील्ड में होंगे और ये सोच के कर रहे होंगे कि मेरा टारगेट वो है। प्रोफेसर साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे हम, सर आप जवाब दे रहे थे, आप कंटिन्यू करिएगा। जी बिल्कुल। देखें, अब अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में पढ़ाई का शौक होना चाहिए, पहली बात तो ये है कि आपने समझ जाना है कि वो खुद से नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने कामयाबी की डेफिनेशन दी थी कि जो काम करने को दिल ना कर रहा हो उस काम को करना कामयाबी है। लाइक आपको पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ना कामयाबी है। नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, नमाज पढ़ना कामयाबी है। तो एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता, वो उसको करना कामयाबी है। अब बच्चे का पढ़ने को दिल नहीं करेगा, अब आप चाहते हैं उसे कि वो अगर पढ़े, खुद से अगर पढ़े, तो पहली फर्स्ट थिंग इज एप्रिसिएशन। दूसरी चीज जो जब मैंने माइंड के ऊपर मेरी बेसिकली जो पहली बुक थी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन, वो माइंड से रिलेटेड थी कि इंसान क्यों नहीं काम करता। हमें पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैंने बेसिकली ना आपके माइंड को प्रोसेसर की जगह पे रखा था, जैसे डिवाइसेस का प्रोसेसर होता है। अब प्रोसेसर इतना फास्ट होता है कि उसने सिर्फ डिसीजन लेना होता है यस या नो की सूरत में। अब जब भी कोई हम काम करते हैं तो हमारा माइंड उसका ना रिजल्ट सेव करता है, आसान है या मुश्किल है। दो ही माइंड को चीजें पता है, आसान है या मुश्किल है। अब वो वाला काम करेगा जो वो आसान उसको लगेगा। अब पढ़ना मुश्किल है, अब जैसे माइंड को बताएंगे मैंने पढ़ना है, तो वो चेक करेगा। हाँ एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि उसे लगा ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आपको कहेगा सो जाओ। बट सवाल यह है कि किसने बताया उसे ये काम मुश्किल है? माइंड को किसने बताया कि ये काम मुश्किल है? हमने खुद। क्यों और कैसे बताया? कि जब हम पढ़ रहे थे और हमें एक चीज नहीं आई समझ, टीचर ने डांटा तो हमने ये सोचना शुरू कर दिया ये तो मुश्किल काम है, या पेरेंट्स ने डांटा या पेरेंट्स ने सख्ती की, हम सोच। अब ये अनकॉन्शियसली सोच रहे थे, अब अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो सेव हो गया कि ये काम मुश्किल है। तो हम जो बच्चों के साथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं, जब आप पढ़ने के लिए बैठना है 100 दानों की तस्बीह पकड़नी हाथ में और ये 100 दफा बोलना है कि पढ़ना आसान है। बट बच्चे 10 दफा भी नहीं कह पाते, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं पढ़ना आसान, अंदर से आवाज आती नहीं है, तो वो 10 दफा के बाद इरिटेट हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये काम मुश्किल है। बट जो बच्चे कर लेते हैं तो उनके लिए वो चीज आसान हो जाती है। सर मेमोरी ट्रेनिंग जो है वो क्या आपको लगता है कि हमारे सब्जेक्ट जो है वो स्कूल में निसाब का हमारे हिस्सा होना चाहिए, हमारा एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए जिसपे बच्चों को पढ़ाया भी जाए, सिखाया भी जाए, रिसर्च भी की जाए? बिल्कुल ऐसे ही। और इसके ऊपर अब मैं खुद इंशाल्लाह इस कोशिश में हूँ कि मेरी जो न्यू बुक है, अभी जो मेरी पहली बुक थी वो बेसिकली बड़ों के लिए थी, 9-10th ऑनवर्ड बच्चों के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए जो मैंने बुक लिखी थी। अब मैं आ रहा हूँ कि छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाए। नाम भी बताइए। जी बिल्कुल, इंप्रूव मेमोरी थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स। ओके। अच्छा, अब क्योंकि ये स्किल है, एक चीज समझने की मेमोरी एक स्किल है कि आपने कैसे चीजों को याद करना है, और छोटा बच्चा वो स्किल सीख नहीं सकता अनलेस अनटिल कि आप उसको गाइड ना करें। तो उनके लिए फिर अब मैंने लास्ट ईयर टीचर्स ट्रेनिंग की, तो वहां मुझे समझ में आया कि हमारे टीचर्स को जरूरत है और टीचर्स अल्टीमेटली फिर वो छोटे बच्चों को सिखाएं। क्योंकि एक चीज समझ जाएं कि बेसिकली सारी जो मेमोरी ट्रेनिंग है वो इस चीज पे घूम रही होती है कि आपने हर एक चीज को विजुअलाइज करना है। जितनी आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी उतनी आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। इसको ऐसा ले सकते हैं कि मेमोरी कोई ना फिक्स चीज नहीं है, लाइक कोई कबर्ड नहीं है कि आधी मेमोरी आपकी फुल होगी और आधी खाली है। इट्स अ विजुअल मेमोरी। आप आंखें बंद करें पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो जितने आप विजुअली स्ट्रांग होंगे उतनी आपकी मेमोरी जो है वो इंप्रूव होगी। अच्छा, मेमोरी इंप्रूव भी मैं ये कहता हूँ कि इंप्रूव को वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की याददाश्त की जो सलाहियत है वो सबकी सेम है। क्योंकि जब मैं बच्चों से कहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप क्या मतलब दिन कहें, या अल्लाह मेरे दोस्त का दिन ज्यादा था, वो तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मैं पीछे रह गया, अब कभी नहीं कह सकते। ऐसे ही सर हमारे साथ एक कॉलर, एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
किया है, और प्रोफेसर इंजीनियर मोहसिन भट्टी साहब भी बहुत अच्छा वजाहत कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन भट्टी साहब बड़ी स्पीड में कर रहे हैं, तो उनके जो गोल्डन वर्ड्स हैं वो हमारी अप्रोच से निकल जाते हैं सर, तो इस तरह से। तो मेरा सवाल ये होगा जी कि हम जो अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने या अभी तक वो एक सेटअप नहीं हुआ, आप अगर यूरोप की स्टडीज को देखें और वहाँ पे स्कूल्स में देखें तो 5 आपका जो बच्चे का ब्रेन होता है वो प्ले ग्रुप नर्सरी टू 5 तक होता है, 5 to 6 ईयर तक उसके माइंड में, उसकी मेमोरी में जो चीज आ जाती है उसी पे आगे बढ़ता है। तो हमारे गवर्नमेंट के जो सिलेबस का सिस्टम है, मैं इससे एग्री तो इसलिए नहीं हूँ जदीद दौर में कि वो 8 तक या 9, 10 तक बदलता रहता है, और उसमें ऐसे सब्जेक्ट जो आपको प्राइमरी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं वो मिडिल में नहीं होते, मिडिल सेक्शन में, और जो मिडिल में होते वो 9, 10 में नहीं होते। क्यों ना बच्चों का बॉयज एंड गर्ल्स का IQ लेवल टेस्ट हो और गवर्नमेंट सतह पे या प्राइवेट सेक्टर में, और उस बच्चे की IQ लेवल को देखा जाए, फिर उसको सब्जेक्ट चूज कराए जाए, ताकि वो मेमोरी, याददाश्त और अपना इंटरेस्ट लेके जब आगे बढ़ेगा तो उसकी मास्टर्स डिग्री और जो भी होगा वो फिर कामयाब शहरी होगा। और उनके लिए हमारी वर्कशॉप, उनके लिए हमारे कुछ टेक्निकल हैंड जो चीजें हैं, जैसे हमारी कालीन माफी का गवर्नमेंट ने किया, उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, बहुत सी चीजें आ जाती हैं, तो फिर हम वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी में यूरोप से मुकाबला करें तो उनके आप देखें वो टेक्नोलॉजी में खासतौर पर डिफेंस के जो। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब पहले तो आप थोड़ा सा स्लो बोले ताकि सबको समझ आ सके। ठीक हो गया। अच्छा, उनका जो सवाल था बेसिकली कि बिल्कुल उनकी बात ठीक है, बट एक चीज़ जो समझने वाली है कि पहली चीज़ के एजुकेशन सिस्टम को जो हमें कहा गया ना, सिलेबस ठीक नहीं है या चीज़ें ठीक नहीं है। अब तो ग्लोबल विलेज, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो आप आइडेंटिफाई करें, हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जो बाकी जगहों पर पढ़ाई जा रही हैं, बट प्रॉब्लम हमारा इम्प्लीमेंटेशन का है, सिलेबस का नहीं है। इस चीज़ से पहले नहीं, क्योंकि E=MC² वो भी यही पढ़ा रहे हैं, हम भी यही पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मेथोडोलॉजी भी डिफरेंट है। एग्जैक्टली, मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। अब जो उनका सवाल था कि हर एक बच्चे का IQ लेवल चेक होना चाहिए एंड देन उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए। अब इसमें बीइंग अ पेरेंट सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा सिंगिंग में जाना चाहता है, अब पेरेंट्स को बताएंगे कि ये बच्चा सिंगिंग में या एक्टिंग में या मैकेनिकल कोई काम करना चाहता है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मैं एक बच्चे से मिला, वो उसकी वर्कशॉप है गाड़ियों की, और वो क्या है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। अब उसने कहा मेरा शौक था शुरू से, लेकिन अब्बा जी का शौक था कि तुम्हें जो है ना वो इंजीनियरिंग करवानी है। कहता फिर मैंने वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके अब उसने वर्कशॉप बनाई हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि हम सोचेंगे मेरा बेटा जो है ना वो उसकी वर्कशॉप है। तो हमें पहले ये सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज करनी पड़ेंगे। कोई भी चीज, काम ये छोटा या बड़ा नहीं होता। एग्जैक्टली, आपका इंटरेस्ट, फिर हम देखें ना बच्चे का इंटरेस्ट। और जो IQ की बात है, वो फिर अगेन वही बात है कि IQ सबका सेम है। इशू कहाँ पे आ रहा है कि हम उसका चेक नहीं कर पा रहे ना कि असल उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट है, हाँ सलाहियत क्या है, डोमिनेंट ट्रेट उसकी क्या है, एबिलिटी क्या है, हाँ एग्जैक्टली उस चीज की कमी आ रही है। ओके डॉक्टर साहब, मौसम पे भी हमने बात की और मौसम से ग़िज़ा किस तरह हमारी ताल्लुक रखती है वो भी बात की हमने। तो कौन सी ग़िज़ा जो है वो किस में बेहतर होती है? जैसे हम मुझे बात इसलिए याद आई है कि हम जब सब्जियां खाते हैं तो हमारे यहाँ सलाद के तौर पे जो सब्जी खाई जाती है वो चंद है, जैसे खीरा हो गया या फिर बंद गोभी हो गई, चंद एक चीज़ें, प्याज हो गया। लेकिन जो हम सब्जियां खा रहे हैं वो हम सालन की सूरत में खा रहे हैं, और वो सालन किस तरह से कि हम उसको आधा घंटा उसको घी में फ्राई करते रहते हैं कॉन्टिन्यूस, बल्कि आधे घंटे से भी ज्यादा ही होता है। तो कौन सी ग़िज़ा किस सूरत में बेहतर है? क्या सब्जियों की अफादियत फिर वो रह पाती है? सब्जियां अगर आप देखा जाए तो उनको अगर ज़्यादा ना पकाया जाए तो फिर उनकी अफादियत रहती है, उनके विटामिन प्रिजर्व रहते हैं। मसलन अगर आप कुछ सालन पका रहे हैं और आप काफ़ी उसे बॉयल कर रहे हैं, उसके विटामिन उसमें से निकल के उसमें पानी में चले जाते हैं, और पानी को फिर आप बाद में पता लगता है पानी को आपने फेंक दिया है, या पानी इवेपोरेट हो गया, उसके बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर आप सब्जियां खाएं तो उनको हाफ बॉयल करके खाएं। हाफ बॉयल बस। फ्राई अगर कुछ लोग, जैसे अब हम सालन में तो ऑब्वियसली हमारे कल्चर का हिस्सा बना हुआ है ये। जी बिल्कुल। लेकिन फ्राइड जो चीज़ है ना, फिर उसमें आप देखें कि फिर उसमें ऑयल आ जाता है ज़्यादा, उसमें फैट आ जाती है ज़्यादा। अब मकसद ये है कि हमने देखना है कि आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। आपका वज़न कम है तो आपको क्या चाहिए उसको गेन करने के लिए, अगर ज़्यादा है आपकी क्या डाइट होनी चाहिए उसको रिड्यूस करने के लिए।
और अगर आप नॉर्मल हैं, आपके लिए क्या होना चाहिए जो आपको उसी शेप में मेंटेन रखे। तो इस पर डिपेंड करता है आपकी डाइट का। उसमें फिर जी उसमें फिर हमने जो बेसिक 3 जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ना, फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, इनकी रेशो हमने चेंज करनी होती है। मसलन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो हम प्रोटीन्स को ज़्यादा कर देते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हैं और फैट को कम कर देते हैं। तो अगर आपका वेट कम है तो हम फैट को बढ़ा देते हैं कुछ, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम बढ़ा देते हैं, तो उससे आपका वेट फिर कुछ बेहतर होता है। लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका वेट बिल्कुल मुनासिब है, तो हमने फिर देखना होता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है, उसको हमने बैलेंस करना है। कैलोरीज जो इनटेक है उसको आउटपुट के साथ हमने बैलेंस करना है। तो ये चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने हेल्दी भी रहना है। सिर्फ वेट आपका ठीक ना हो, आप हेल्दी रहें, आपके चेहरे पे चमक रहे, आपकी स्किन ठीक रहे, इस तरह की चीज़ें रहें। उसके लिए फिर ठीक रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर आपने वो करनी है, जो वाइटामिन लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी डाइट के ऊपर। ये एक दो उन्होंने स्टडी किया कि आदमी जो खाता है उसकी हैबिट्स वैसे आहिस्ता आहिस्ता होती जाती हैं। मसलन जो कुछ इलाके के लोग ये दुम्बे ज़्यादा खाते हैं, मेंढे ज़्यादा खाते हैं, वो लड़ाका होते हैं। अच्छा, बाज़ अब अंग्रेज़ या जो यूरोपियंस हैं वो पिग खाते हैं जी, उनकी जो हैबिट्स हैं उसी की तरह हैं। अच्छा, कुछ लोग फिश खाते हैं, वो बड़े फुर्तीले होते हैं। तो सर चिकन खाने वालों की क्या सूरत-ए-हाल है? चिकन खाने वाला जैसे हम पाकिस्तानी हैं ना, हम काम करते हैं, हमारा काम करने को दिल करता है। मुर्गियां भी देखें ना, सुस्त होती हैं। तो मतलब जो आप ले रहे होते हैं वो आपकी हैबिट्स तक में चला जाता है। ओके। और ये चीज़ें फिर आपको फिर हमें पता लगता है कि अब देखते हैं ना, हम बाहर हम कहीं किसी मुल्क में जा रहे होते हैं, 5-6 बच्चे जा रहे हैं, एक साथ बहुत ही मोटी सी औरत जा रही है, ऐसा ही है, तो पता लगता है ये पाकिस्तान से आए हैं। तो इसलिए मतलब आपको ना प्रॉपर डाइट, सही डाइट, हेल्दी डाइट। ठीक है। आपसे हम बात कर रहे थे, आप बात कंटिन्यू करिएगा अपनी, जैसे हम मेमोरी की भी बात कर रहे थे अभी प्रोफेसर साहब से, तो मेमोरी के साथ हमारी डाइट भी बड़ी कनेक्टेड होती है, तो क्या हम अपनी डाइट के थ्रू अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप बैठे हैं, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपको ब्रेन स्टिमुलेंट चाहिए, आपको कैफीन चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, तो उसमें आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी बेहतर होती है। ओके, कॉफ़ी से आपकी कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है, क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेंट है ना, जो भी चीज़ ब्रेन स्टिमुलेंट होगी वो आपकी इस चीज़ को बेहतर करेगी। दूसरी बात यह है कि आपके बॉडी की बुनियादी जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन की आपकी वो सैचुरेशन कम होती है, आपकी मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है। मतलब आप देखते हैं ना कि कोई जितनी हाइट पे जा रहे हैं लोग, तो एक लेवल पे पहुंच के उनको डिसोरिएंटेशन होना शुरू हो जाती है। तो लेकिन आप बात कर रही हैं डाइट की, डाइट जो है वो उसके लिए आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को तेज़ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आप विटामिन सी को देख लें, आप उसके अलावा विटामिन ई को देख लें, ये चीज़ें ना आपकी मेमोरी। सर हमें कुछ स्पेसिफिक, जैसे गर्मियां हैं, कोई ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बताएं जिससे हमारी मेमोरी भी बेहतर हो सके, जो आम इंसान खा भी सके। वो सबसे अच्छी जो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने खुद आपको बता दी है कि जो मौसम में जो भी फ्रूट है और जो भी सब्ज़ी है वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है। अब आप आम ले लें, तो आम में विटामिन ए है, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, तो अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड कर दी है। इस तरह सब्जियों में जैसे साग हो गया, जैसे ब्रोकली हो गई, या जैसे कोई भी मौसम की सब्जी होगी, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और जैसे आप वो देख लें कि अदरक जो है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं। अदरक अगर आप लेंगे तो आप समझें कि आपकी स्किन बेहतर हो रही है, आपका पूरा जो इम्यून सिस्टम है बेहतर हो रहा है। उसके अलावा दूसरी जो सब्जियां हैं, मतलब ख़ास तौर पे कलरफुल सब्जियां या कलरफुल फ्रूट्स जो हैं, वो आपको मुख्तलिफ आपके कलर्स बढ़ाएंगे। तो जिसमें देखें ना, बैंगन हो गया, जिसमें गाजर होगी, गाजर में फिर बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए बहुत, आपकी स्किन के लिए, आपकी आईज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो सर जो एक उम्र के ख़ास हिस्से में चले जाते हैं, अबव 40 ईयर्स, अबव 50 ईयर्स, तो उनके लिए क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो उनको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए? उन्हें ये देखना चाहिए उन्हें क्या चीज़ नहीं मिल रही विटामिन्स में।
बेसिक जो चीज़ें हैं जो उनकी एंटी एजिंग अपनी है, डाइट को बेसिकली एनालाइज करें, वो डाइट को एनालाइज करें। और डाइट में हमें हर चीज़ नहीं मिलती। मसलन विटामिन डी जो है आपको डाइट में नहीं मिलता, वो आपको धूप से मिलता है, वो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज Okay. करती है। तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर मल्टी विटामिन जिसमें सारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हों वो आपको लेना चाहिए। और उसमें फिर जैसे आप फिश का जिक्र कर रही थी, अब जी। जो सी फूड है उसमें सेलेनियम है। सेलेनियम बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट चीज़ है, तो वो भी आपकी एंटी एजिंग है, आपकी मेमोरी को बेहतर करेगी, आपके मसल्स को बेहतर करेगी। इस तरह मैग्नीशियम है, वो भी बिल्कुल। आपको, जैसे काजू है उसमें आपको मैग्नीशियम मिलेगी। सर जब तो- अभी हम फिश की बात कर रहे थे तो तभी मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि हम बाजू का जैसे मौसम नहीं होता तो आपको प्रिजर्व फूड जो होता है, क्या उसमें वो विटामिन मिनरल्स और वो चीजें रहती हैं? क्या Basic- प्रिजर्व फूड आप- वाकई हार्मफुल है? जी जी, बेसिक असूल ये है कि एक तो आप प्रोसेस जो चीज़ें हैं ना वो आपने नहीं लेनी, आपने फ्रेश चीज़ें लेनी है। तो ये, और दूसरी बात जो ख़ास तौर पर ध्यान में रखें, आपने जो डाइट चीज़ें हैं जैसे डाइट कोला हो गया, फलाना हो गया, इससे परहेज़ करें क्योंकि आपकी ये मेमोरी लॉस करती हैं। Okay. प्रोलॉन्ग यूज़ अगर आप करेंगे ना तो आपकी मेमोरी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो हाँ, जाएगी। डिक्रीज होना शुरू हो जाती ओके, है। ठीक। प्रोफेसर साहब, हम मेमोरी को किस तरह से एक्सरसाइज के थ्रू बेहतर हैं? फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने जब इसमें पिच किया था, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कंपटीटर कौन है। मैंने कहा जी बादाम। जिसके पास जाता हूँ कि जब आपकी मेमोरी इंप्रूव करनी होती है तो जब बादाम खाने से मेमोरी इंप्रूव होती है। तो बेसिकली डाइट का एक रोल है, बट आपको जब तक साइंटिफिक टेक्निक्स का पता नहीं होगा, आपको एक प्रोसेस का पता नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम बेसिकली टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे आपने उन टेक्निक्स को यूज करते चीज़ों को मेमोराइज है। करना है। एंड उसमें फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। एंड प्लस जो स्पेसिफिकली मेमोरी को इंप्रूव करने की एक्सरसाइज है उसमें है राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज, क्योंकि ठीक है। बेसिकली मेमोरी आपके राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। 80% आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट करता है। व्हाट इज राइट ब्रेन? राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, दो बेसिकली अल्लाह ताला ने माइंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो जो राइट ब्रेन है दैट इज क्रिएटिव ब्रेन, और जो लेफ्ट ब्रेन है दैट इज लॉजिकल ब्रेन। हम जितना Okay. भी लॉजिकल काम करते हैं वो हमारा लेफ्ट ब्रेन कर रहा होता है। तो राइट ब्रेन को किस तरह हम बेहतर कर सकते हाँ, हैं? उसके लिए जो डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, पहले तो मल्टी कलर टेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो आप गूगल करेंगे, मल्टी कलर टेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको एक पूरा एक फॉर्म मिलेगा कैसे उसको कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको प्रैक्टिस भी करवाइए। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो कनेक्शन है बॉडी का, वो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट पार्ट के साथ कनेक्ट है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट पार्ट के साथ कनेक्ट है। जब आप अपना काम को लेफ्ट हैंड से करते हैं तो आपका राइट ब्रेन है सर थोड़ा सा स्लो बोल के समझाइएगा ताकि लोग प्रैक्टिस करवा सके अपने exactly. बच्चों को। कि जैसे हमारा जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट है। जब हम Okay. कोई भी काम लेफ्ट हैंड से करते हैं तो हमारा Okay. राइट ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। अब इसीलिए आपने देखो जो लेफ्टी बच्चे होते हैं वो ज्यादा ज़हीन होते हैं। आपने Yes. एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट हैंड से लिख रहे होते हैं तो उनका राइट ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से उनकी मेमोरी, उनकी यानी जब भी concentration आपने ज्यादा- क्रिएटिव काम करना है तो उल्टे तो वो हाथ से लेफ्ट हैंड करना से है। करें। एग्जैक्टली। तो हम जब बच्चों से कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं तो हम नॉर्मली राइट हैंड से करते हैं, तो Yes. आपने कल से लेफ्ट हैंड से करना है। Okay. तो खाने पीने के अलावा आपने कोई भी काम जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से करना है। और जिसमें जो प्रैक्टिस करवाई जाती है वो बच्चों को हम एक पैराग्राफ देते हैं कि उसको अपने लेफ्ट हैंड से लिखना है, बगैर देखे कि राइटिंग कैसी आ रही है, क्योंकि वो जितना वो इस एक्टिव करेंगे अपने लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को स्टिमुलेट करेंगे उतना उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। प्लस इसके साथ मल्टी कलर टेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो लाजमी बच्चों को ठीक कराएं। है। उससे आपका राइट ब्रेन जितना एक्टिव होगा उतना ही आपका ब्रेन अच्छा होगा। स्ट्रेस, क्योंकि आजकल हमारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये Exactly. चीजें बड़ी कॉमन है, तो स्ट्रेस के दौरान वो अपनी मेमोरी को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं? एग्जैक्टली। स्ट्रेस जब होगा तो मेमोरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो बेसिकली एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। तो उसको दूर करने का तरीका ये कि पहले उसमें डीप ब्रीथिंग सबसे ज्यादा जो ठीक है। कॉमन है वो होता है कि आप जब भी स्ट्रेस में जाएं या आपको हो कि मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, सब कुछ छोड़ दें, आंखें बंद करें, 10 दफा गहरी सांस लें, एंड देन आपका जो फोकस है वो Okay. आपका सांसों पे होना चाहिए। Inhale, exhale कर एग्जैक्टली, सकते हैं। इनहेल एक्सहेल। ओके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, आप आपने ज्वाइन किया और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग भी हमें दी और बड़ी इंफॉर्मेशन दी जो कि आगे हमारे लिए काम भी आएगी। ऑब्वियसली जनरेशंस के लिए काम आती हैं ये चीजें, बिल्कुल ऐसा। और हम शायद वो चीजें नहीं सीख पाए, शायद हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो ये चीजें सीख के इंशाल्लाह। अपनी मेमोरी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लें और बहुत चीजें बेहतरी की तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जो चीजें आपने हमें डाइट से रिलेटेड बताई, और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और हमारे लिए भी यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबके साथ मुलाकात होगी दोबारा से, लेकिन आज का जो टॉपिक
और जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। इनको याद रखिएगा और अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी दीजिए और ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी डाइट का भी ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।